आप एक काम करिए, लास्ट क्लास हमने करी थी, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें करेक्शन करना है। कल एक थोड़ा सा कहीं पर प्रॉब्लम थी, तो उसमें करेक्शन करोगे आप। करेक्शन ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 लाइट ईयर है ना, 1 लाइट ईयर में हो जाएंगे आपके कितने, कल मीटर लिख दिया था गलती से, किलोमीटर होगा, ठीक। तो 1 लाइट ईयर में होगा आपका 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर था ये, है ना। अगर आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 10⁻3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 9.5 इंटू में 10⁻, कितना हो जाएगा, 10⁻15 मीटर्स हो जाएगा, ठीक। एक तो ये चीज है, ठीक। उसके बाद अब आपको ध्यान देना है जरा देखिए, एक फॉर्मूला आपको नोट करना है, ठीक। सो ये फॉर्मूला कहां पर यूज होगा मैं आपको बता दूं, ये पेज नंबर 1 है आपका, ठीक। जेई एडवांस के लिए क्लास 12 के जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे, ठीक, तो उसके लिए आपका जो है फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में रिलेशन है आपका ये, ठीक। यानी कि रिलेशन बिटवीन थीटा, थीटा क्या था आपका, प्लेन एंगल, एंड ओमेगा, ओमेगा क्या था आपका, सॉलिड एंगल, याद है। थीटा क्या था आपका, प्लेन एंगल, और ओमेगा क्या था आपका, ये था आपका सॉलिड एंगल। तो इसके बीच में रिलेशन होता है। अब रिलेशन कैसे होता है वो आपको डायरेक्टली याद करना है। तो फॉर्मूला क्या है, अच्छा फॉर्मूला याद करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, जैसे क्लास 10th में करते थे, अगर आपने क्वेश्चन किए हो तो, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहां जो एंगल बना है ये कैसा है, प्लेन एंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को जब हम रोटेट करते थे क्लास 10th में तो क्या बनता था, एक कोण बनता था, ठीक है। तो जैसे कि कोई ये देखिए इस तरीके से, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पर एंगल कितना बना हुआ है, थीटा, ठीक। तो इसको अगर ये परपेंडिकुलर के अबाउट इस तरीके से रोटेट करोगे, ये या ऐसे रख के कर लो, ऐसे ना, ये यहाँ पे थीटा एंगल बना है, अगर इसको इस तरीके से रोटेट करो, अरे इसको छोड़ो आप ऐसे करते थे, राइट एंगल ट्राइंगल को आप रोटेट करते थे, ये इस तरीके से, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ एंगल थीटा बना है, तो इसको इस तरीके से रोटेट करोगे तो कोण बन के आता था, ठीक। तो ये वाली जो एक्सेस है आपकी, इस एक्सेस के अबाउट जब आप इसको पकड़ के ऐसे घुमा दोगे, रोटेट कर दोगे, तो एक राइट एंगल, तो क्या बनेगा, एक कोण बन जाएगा, ठीक। ये इस तरीके से, और जैसे ही कोण बनेगा, ठीक, तो ये देखिए, तो ये वाला जो एंगल है, ठीक, ये एंगल क्या बन जाएगा आपका, सॉलिड एंगल, ये वाला ओमेगा। तो बस ओमेगा और प्लेन एंगल थीटा में आपको रिलेशन डायरेक्ट याद करना है, ठीक। स्कूल के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, स्कूल में नहीं, लेकिन कहीं पर जो जेई एडवांस के लिए तैयार करेगा उसको आएगा क्या, ओमेगा इज इक्वल्स टू, उसको आपको डायरेक्ट याद करना होता है 2 पाई इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आप याद करोगे। इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए जरा, अब आपको यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है, क्या, वन शेक कितना होता है, वन शेक क्या होता है, तो वन शेक टाइम का यूनिट होता है, वन शेक इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, ये आपको याद रखना है। वन शेक इज इक्वल्स टू 10⁻⁻8 सेकेंड। अब ये क्या होता है वन शेक, अब देखिए वन शेक का पहले मतलब आप समझ लो देखिए स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्या लिखा है, वन शेक इज इक्वल टू 10⁻�8 सेकेंड, ठीक। तो जो एटम होता है, क्लास 10th में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो बच्चे पुराने होंगे, ठीक, ध्यान से चेक करिए, ये एटम है इस तरीके से, और एटम में आपके डिफरेंट शेल्स होते हैं, ये देखिए के शेल, एल शेल, एम शेल, ये इस तरीके से, ठीक। तो कोई एटम है, और इस एटम में मान लो ये वाला के शेल है, ये एल शेल है,
और ये m शेल है और यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक, अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, वो किसी शेल में, मान लो k शेल में, l शेल में, कहीं पर भी, मान लो वो k शेल में। ठीक, तो जैसे ही आप इसको एनर्जी सप्लाई करोगे, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से कहाँ जंप करेगा, हायर शेल में। भाई उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो लोअर शेल से कहाँ जाता है, हायर शेल में। ठीक, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, लोअर से हायर शेल में जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहता है। जैसे ही वो लोअर शेल से यानी के शेल से एल शेल में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जितने टाइम के लिए रुकेगा, क्योंकि वापस न्यूक्लियस इसको खींच लेगा तो वापस ये के शेल में गिर जाएगा। ध्यान सुनो, एनर्जी मिलेगी, के शेल से एल शेल में जाएगा, ठीक या किसी और भी शेल में चला जाए, लेकिन जितनी देर के लिए वो शेल में रहेगा वही टाइम क्या होता है, 10⁻⁻⁸ सेकंड के इक्वल होता है। उसी को वन शेक बोलते हैं। यानी कि ये दूसरी शेल में, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर वाली शेल में कितने टाइम के लिए रुकता है, 10⁻⁸ सेकंड के लिए। बस इसी टाइम को वन शेक बोलते हैं। वापस फिर ये नीचे गिर जाएगा आके। ठीक, तो बस यही वन शेक है आपका। नेक्स्ट, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट आज की, इतनी इंपॉर्टेंट की पूछिए मत, पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग लगी हुई है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए जरा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस कल मैंने आपको लिखाई थी। मैंने आपको बोला था फोर्स की याद करके आना, वर्क की याद करके आना। देखते हैं कितने लोगों को याद है, भी पूछेंगे। ठीक, उसके बाद अब देखो जरा क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा ध्यान देना। आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे, लास्ट वाले पेज पे, मतलब एनसीईआरटी में लास्ट में आपको बहुत सारी डायमेंशंस मिलेंगी, यानी कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी और हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस हैं। ठीक, जो कि आपको याद करनी होती हैं। अब वो होंगी 150 से ऊपर, है ना, 150 से ऊपर। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे अब आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे, ठीक, जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे, हर एक चैप्टर में न्यू आपके पास डायमेंशंस आती जाएंगी, मतलब नए नए फॉर्मूला आप पढ़ते जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चैप्टर में आप वर्क के बारे में पढ़ोगे, किसी चैप्टर में आप एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, ठीक, किसी चैप्टर में आप टॉर्क के बारे में पढ़ोगे। ठीक, तो नई नई चीजें आती रहेंगी, यानी कि नए नए फिजिकल क्वांटिटी आते रहेंगे और सबके डायमेंशन आपको निकालने सीखने। तो अब यहां पर क्या करना है आपको, चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है, चैप्टर नंबर 1 कहता है कि सारे डायमेंशंस तुम पहले ही देख लो कि कैसे बनते हैं, या याद कर लो, उसका कोई ट्रिक बना लो। अब अगर आप अपने आप से याद करोगे तो आपको याद होने से रहा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कुछ ग्रुप्स आपको देने जा रहा हूं, और उन ग्रुप्स को देखकर सुन लो मेरी बात ध्यान से। जब मैं यहां कोई ग्रुप लिखूंगा, ठीक, तो एक ग्रुप की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। ठीक, बस उसी ग्रुप को कॉपी में आपको नोट करके बार बार रिवाइज करना है। अब उसका मीनिंग मत पूछना, क्योंकि मीनिंग हम कब पढ़ेंगे, मीनिंग हम पढ़ेंगे हर एक चैप्टर के साथ। अब 150 फिजिकल क्वांटिटी है मान लो, तो भाई मैं 150 टॉपिक थोड़ी ना पढ़ा दूंगा आज तुम्हें। खुद सोचो, वो तो 2 साल लगेंगे पढ़ने में, 11th प्लस 12th। लेकिन डायमेंशन तुमको आनी चाहिए, तो उसका मैं थोड़ा थोड़ा आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इजी कर सकते हो इन सब चीजों को। ठीक, तो ध्यान से सुनो, इसमें डिफरेंट ग्रुप्स में आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ठीक, सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। अब देखिए, इसमें ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट ग्रुप है डायमेंशंस का। इसमें आपको क्या क्या याद करना है, डिस्टेंस, सुन लो ध्यान से। इस ग्रुप में आएगा आपका डिस्टेंस, नेक्स्ट आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ग्रुपिंग कर दे रहा हूं जिससे कि आपको आसानी हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ जायरेशन, गायरेशन जायरेशन जो पढ़ना पढ़ लो, रेडियस ऑफ गायरेशन, जायरेशन गायरेशन जो पढ़ना पढ़ लो। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास रेडियस, नेक्स्ट है आपके पास रेडियस लाइट ईयर, नेक्स्ट है आपके पास पार्सेक, नेक्स्ट है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये है बच्चों आपका ग्रुप नंबर 1। ध्यान से सुनिए, डायमेंशंस में ग्रुप नंबर 1। अब आप खुद दिमाग लगाओ,
डिस्टेंस क्या एक तरीके की लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की लेंथ है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये किसी चैप्टर में आएगा, आप उसकी टेंशन मत लो, रोटेशनल मोशन मोशन में, ठीक, वहां पर ये आएगा, ठीक। अब रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो होता है एक तरीके का डिस्टेंस है, भाई नाम से पता चल रहा है रेडियस, रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस ही तो होता है ना, लेंथ ही तो होता है। रेडियस लेंथ होता है, लाइट ईयर भी क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है, पारसेक भी डिस्टेंस का यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल भी डिस्टेंस का यूनिट है, कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये सारे के सारे एक तरीके से डिस्टेंस है। अब आप अपना खुद दिमाग लगाओ कि ये जो पूरी कैटेगरी है आपकी, जो ग्रुप नंबर 1 मैंने यहाँ पर आपको बताया है, इस तरीके से ग्रुपिंग करके जरा घर से पढ़ के आना, नहीं तो आप बहुत परेशान होने वाले हो, मैं आपको बता दूं, ठीक। तो ध्यान देंगे बच्चों, ग्रुप नंबर 1 की जो डायमेंशन है आपकी क्या होंगी बताइए, एल हो जाएगी, होगी कि नहीं हो जाएगी, एल, है ना। तो ग्रुप नंबर 1 की डायमेंशन क्या हो जाएगी आपकी, एल। ये लीजिए, ये लीजिए बच्चों, बेटा डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, एल ही तो होती है, तो एल हो जाएगी। यानी कि आज के बाद मुझे फिजिक्स में कभी भी डिस्टेंस दिखाई पड़ जाए, डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ जाए, रेडियस ऑफ गायरेशन दिखाई पड़ जाए, रेडियस दिखाई पड़ जाए, लाइट ईयर दिखाई पड़ जाए, पारसेक दिखाई पड़ जाए, मुझे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मुझे दिखाई पड़ जाए, तो इन सब की डायमेंशन में क्या याद करूंगा, एल, एल की पावर 1 यानी कि एल। मेरे ख्याल से कोई डाउट आप लोग को नहीं है, ये बड़ा आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब आइए बनाते हैं बच्चों ग्रुप नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ग्रुपिंग में आपके सामने करके यहाँ पर ले आया हूं, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, नहीं तो आप किताबें छांटते रहेंगे 10 महीने तक और समझ में कुछ नहीं आएगा आपको। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ग्रुप नंबर 2 में बेटा आपको क्या क्या मिलेगा, फटाफट नोट करेंगे। बेटा इसमें मिलेगा आपको स्पीड, ठीक, नेक्स्ट मिलेगा आपको वेलोसिटी, ठीक, फिर नेक्स्ट मिलेगा इसमें आपको एवरेज स्पीड, ठीक, फिर नेक्स्ट मिलेगा बेटा इसी में आपको एवरेज वेलोसिटी, फिर नेक्स्ट मिलेगा आपको इसी में टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल, इसको दिन में 10-10 बार पढ़ना, तब समझ में आएगा, याद आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, ये सब याद करना है आपको। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, नेक्स्ट है आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी में बेटा नेक्स्ट कैटेगरी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर दें। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये मैंने आपको मैथमेटिकल क्लास में शायद बताया होगा, नहीं बताया तो आगे सब कुछ पता चलेगा, टेंशन मत लो आप। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बेटा इसमें आपको करना है एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। उसके बाद आपको इसमें करना है स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और नेक्स्ट है आपका इसमें आपको करना है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब आप खुद दिमाग लगा लो। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद हो तो, कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, बताइए, कोई बताएगा जरा मुझे, कल की क्लास में मैंने बेटा स्पीड का डायमेंशन क्या निकलवाया था कल, बताएंगे स्टूडेंट्स, स्पीड का डायमेंशन कैसे निकलवाया था बताइए, LT-1, वेरी गुड, जिसने बताया है वेरी गुड, इसका मतलब पढ़ रहे हो तुम, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यदि आपको याद हो। अब डिस्टेंस एक तरीके की लेंथ है, और लेंथ के लिए डायमेंशन L यूज करते हैं, और टाइम के लिए कैपिटल T यूज करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, L और T की पावर -1 और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे ऐसे करके, ठीक। अब आप खुद दिमाग लगाओ बच्चों, स्पीड हो गई, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड में भी स्पीड लगा हुआ है, ठीक, एवरेज वेलोसिटी में भी क्या लगा हुआ है भाई, वेलोसिटी भी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, खुद दिमाग लगाओ। वेलोसिटी क्या होता है, दिमाग लगाइए, वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है कहीं ना कहीं, ठीक, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है कहीं ना कहीं ये भी। तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ होती है तो L, और टाइम क्या होता है T, तो आंसर क्या आएगा, LT की पावर -1 ही तो आएगा, सही है ना, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक। तो अब आप खुद दिमाग लगाओ बच्चों, जब ये कैटेगरी आपको फिजिक्स में कहीं पर मिलेगी, अब आपको एस्केप वेलोसिटी आ गया, उसकी डायमेंशन पूछ ली किसी ने, भाई आप खुद चेक करो ना, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, अब ये क्या होता है उससे आपका मतलब नहीं है, मैंने आपको बताया ना, एक दिन में थोड़ी ना पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे,
ठीक, तो क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब कुछ भी है तो वेलोसिटी है, स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, कुछ भी है तो वेलोसिटी। तो देखा कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन एक ही बार में याद हो गई हमको। इसी को कॉपी को बार बार आप देखोगे और आपको याद करना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको स्पीड का निकालना आता है, वही इन सब की हो जाएगी। यानी कि ये जो सेकंड ग्रुप मैंने आपको बना के दे दिया बच्चों, इसकी जो डायमेंशन होंगी स्टूडेंट्स वो होंगी आपकी क्या, एल टी माइनस वन। ये देखिए कितना आसान मैं आपके लिए कर दे रहा हूं। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका, क्या हो गया, एल टी माइनस वन। इस कैटेगरी की डायमेंशन हो गई एल टी माइनस वन। ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 2 था मेरे पास। अब आइए बच्चों ग्रुप नंबर 3 में। ठीक, तो ग्रुप नंबर 3 की जो डायमेंशन है आपकी, वो हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर 3 में बेटा तुम्हें मिलेगा, ये पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 3, और ग्रुप नंबर भी 3 है। ये पेज नंबर तो है ही है 3 है, और ग्रुप नंबर भी 3 में बनाने जा रहा हूं यहाँ पे। ठीक, तो इसमें मिलेगा बेटा तुम्हें क्या, एक्सलरेशन। ठीक, नेक्स्ट तुमको मिलेगा इसमें एवरेज एक्सलरेशन, एवरेज एक्सलरेशन। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हें मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। ठीक, उसके बाद तुम्हें मिलेगा इसमें एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, इसके बाद तुम्हें मिलेगा इसमें क्या, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, अब देखो इसमें याद करने वाली यही चीज है, ये आपके लिए नया है, कोई नया शब्द है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी कैटेगरी में आता है, एस्केलेशन वाले ग्रुप में आता है, याद रखिएगा। उसके बाद है सेंटीमीटर एस्केलेशन, इसमें तो एस्केलेशन लगा ही हुआ है, सेंट्री, CENTRI, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अब ये सब क्या होते हैं, है ना, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, चैप्टर आता जाएगा और एक एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप पढ़ोगे, वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले तो आपको डायमेंशन के सवाल करने हैं। तो डायमेंशन के सवाल इसी तरीके से होंगे। अब आप चेक कर लो, एस्केलेशन, एवरेज एस्केलेशन, इंस्टेंटेनियस एस्केलेशन, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सब में एस्केलेशन लगा हुआ है स्टूडेंट्स, यानी कि सबके डायमेंशन एस्केलेशन के इक्वल होंगे। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर एस्केलेशन, सेंट्रीफ्यूगल एस्केलेशन, बस एक नई चीज है जो कि मैंने अंडरलाइन आपको करा दी है। ठीक, कौन सी नई चीज है वो, यहाँ पे देखिए, वो है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये आपके लिए नया है, और आपको यही दिमाग बच्चों यहां लगाना है। इसी पे ऐसे सवाल आ जाएगा अचानक से आपके स्कूल में या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का डायमेंशन बताओ। अब इतना तो याद आएगा, नहीं तो आप सोचोगे कि वो एक्सक्लेशन वाले ग्रुप में था। तो एक्सक्लेशन की जो डायमेंशन होती है वही आपकी हो जाएगी। अब एक्सक्लेशन की डायमेंशन कल मैंने आपको निकलवाई थी, क्या किसी को याद हो तो मुझे बता दीजिए। एक्सक्लेशन की डायमेंशन मैंने क्या निकलवाई थी, LT-2। वेरी गुड, जिसने भी बताया है, वेरी गुड, वेरी ग्रेट, वेरी गुड। यही यही है, यही है ना। जो लोग नहीं करेंगे ध्यान से सुन लीजिए, जो नहीं पढ़ रहा है, आपको साइंस छोड़नी पड़ेगी जुलाई या अगस्त में। मेरे से आप डायरी पे लिखवा लीजिए, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको साइंस जुलाई या अगस्त में छोड़ देना पड़ेगा, चाहे आप जितने, चाहे आपने 10th में 98 क्यों ना स्कोर किया हो, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक, तो इसलिए बच्चों साथ साथ पढ़िएगा। LT-2 ये लीजिए। ठीक, निकालना आपको आता होगा। तो बेटा ये वाली पूरी कैटेगरी की आपकी जो है डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, ये वाली पूरी कैटेगरी की LT-2। देखा, तो इस तरीके से मैं आपको जो है इजी करवा दे रहा हूं यहाँ पे सारी चीजें। ठीक, इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं ना। तो ये हो गया बेटा ग्रुप नंबर 3 तुम्हारा, है ना, समझ तो जाओगे इसी में ऐसे पैक कर दें यहीं पे।
कॉपी कॉपी लेके बैठा करिए पुरानी वाली, यदि आपको याद नहीं तो कॉपी से देख के बताओ, लेकिन देखो किस तरीके से आया है ना। नेक्स्ट है बेटा आपके पास जो है ग्रुप नंबर 4, देखिए बच्चों थोड़ा सा, ठीक। तो ग्रुप नंबर 4 में थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, मैं आपको करा देता हूँ। ग्रुप नंबर 4 में देखिए बेटा, देखो ग्रुप नंबर 4 में आपको दो चीजें याद रखनी है, क्या क्या? मोमेंटम और इम्पल्स, याद रखिएगा बच्चों, ठीक। क्या मैंने बोला? मोमेंटम है ना, एंड इम्पल्स, एंड इम्पल्स, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी यदि आपको कहीं पर भी दिख जाए, याद रखिएगा, मोमेंटम इम्पल्स, मोमेंटम इम्पल्स, मोमेंटम इम्पल्स, मतलब मोमेंटम का निकालना मैं सिखा दे रहा हूं, और इम्पल्स का वही होता है जो मोमेंटम का होता है। अब इम्पल्स क्या होता है आप अभी नहीं पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे, ठीक। अब अगर आपको याद हो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता था? क्लास 9th में हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू एम इन टू वी, याद है? सो मोमेंटम को हम P से दिखाते थे, यदि आपको याद ना हो तो याद कर लीजिए, P बराबर एम इन टू वी होता था। अब बच्चों मास का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एम, और वी, वी का मतलब वेलोसिटी होती थी वी, यहाँ पर एम इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का हो गया कैपिटल एम, और वेलोसिटी का बेटा कल पढ़ के आए हो, क्या था? एल टी माइनस वन। बेटा ध्यान से चेक कर लो, एम का, मास का कैपिटल एम, और वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस वन, तो आंसर क्या आ जाएगा? एम एल टी माइनस वन, यानी कि मोमेंटम का क्या आ गया? एम एल टी माइनस वन। तो इम्पल्स और मोमेंटम का क्या हो गया? निकाल के मैंने आपको दिखा दिया, दोनों का हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस वन। सही है, ये हो गया आपका एम एल टी माइनस वन, ठीक है ना, करेक्ट। बस ये हो गया। इसके बाद इसी में ग्रुप नंबर 4 में ही आपको पढ़ना है क्या नाम है आपका, पावर का और डेंसिटी का भी, ठीक। तो पावर का पढ़ लेते हैं, आइए। पावर, बेटा पावर का फॉर्मूला तो याद होगा, क्लास 10th में अभी भी पढ़ के आए हो। पावर क्या होता था? एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम, कुछ भी आप बोल सकते हो, वर्क बाय टाइम, ठीक। अब ध्यान से सुनो बच्चों, वर्क का कल मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। वर्क का याद है क्या होता था? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नहीं याद होगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक। 10 घंटे निकालोगे थोड़ी ना। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता था वर्क का, और अपॉन में टाइम है तो टाइम का होगा टी, सही है। तो यहां से यदि आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? यहां से आएगा एम एल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान से, ये देखिए यहाँ टी लिखा हुआ है तो टी की पावर ऊपर जाएगा, बेटा टी यहाँ लिखा है ना, ये टी की पावर वन है, कुछ नहीं, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया ना, कि टी की पावर माइनस टू माइनस वन हो जाएगा, तो टी की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या हो गया आपके पास? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री हो गया, ठीक। तो ये आ गया आपका पावर का डायमेंशन, ये आपको बनाना आना चाहिए, है ना। पावर का, वर्क का हमें पता था, याद था, और वर्क की हेल्प से पावर का बना लिया, क्योंकि पावर का फॉर्मूला याद है हमको, वर्क बाय टाइम। अब नेक्स्ट है आपका डेंसिटी, जो कि आपको कल पढ़ाया गया था। डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक। और मास का डायमेंशन क्या होता था? कैपिटल एम, याद करिए। और वॉल्यूम का कल पढ़ाया था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि एल का क्यूब। तो यहां से क्या आ जाएगा? एम एल की पावर माइनस थ्री, ये लीजिए, ये डायमेंशन हो गया किसका? ये हो गया आपका डेंसिटी का, ठीक। तो बस यही है और क्या, ठीक। तो ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 4, मैंने आपको बना दिया। अब मैं ग्रुप नंबर 5 बताने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से चेक करिएगा, ग्रुप नंबर 5। तो ये है पेज नंबर 4 आपका, और ग्रुप नंबर 5 जो आएगा आपका वो फोर्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक। अब ये लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। इसमें मिलेगा आपको फोर्स, ठीक। नेक्स्ट मिलेगा आपको टेंशन, ठीक। सुन लीजिए, टेंशन भी एक तरीके का फोर्स होता है, टेंशन भी एक तरीके का फोर्स होता है। ये वाला टेंशन नहीं जो हम लोग लेते हैं, ये स्ट्रिंग का टेंशन होता है, मतलब ये कोई स्ट्रिंग है इस तरीके से, ठीक। और स्ट्रिंग को आप जब खींचोगे, ये ऐसे खींचोगे तो इसमें टेंशन पैदा होगा, फोर्स पैदा होगा। जैसे आप इसको इधर खींचते हो, जिस डायरेक्शन में आप खींचोगे उस, है ना। चलो छोड़ो, अभी हम डायरेक्शन की नहीं बात करें, पढ़ाएंगे तब बताएंगे मैकेनिक्स में। बस आप ये समझो, जब आप स्ट्रिंग को ऐसा खींचोगे तो इसमें टेंशन फोर्स पैदा होगा, बस याद रखिएगा। अब कैसे पैदा होगा, उसकी दिशा क्या होगी, ये सब हम टॉपिक में पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फोर्स हो गया, टेंशन हो गया। इसके बाद बच्चों इसमें मिलेगा आपको सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल
फोर्स, इसके बाद इसमें आपको मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें आपको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जब मैं दीवार को ऐसा दबाऊंगा तो दीवार भी मुझको दबाएगी एक नॉर्मल रिएक्शन से, ठीक। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन भी एक तरीके का फोर्स होता है, याद रखिएगा, ठीक। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाद हो गया आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स होता है, फ्रिक्शन भी तो फोर्स होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स आपने पढ़ा होगा, फ्रिक्शन। उसके बाद होगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ये भी एक तरीके का फोर्स होता है, ठीक। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, बच्चों आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वेट, वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है, वेट भी एक तरीके का क्या होता है, फोर्स होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक। वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है। थ्रस्ट, थ्रस्ट भी एक तरीके का फोर्स होता है, याद रखिएगा। जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है किसी सरफेस पे तो उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक। तो विस्कस फोर्स भी एक तरीके का फोर्स है, अब ये सब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग, ठीक। नेक्स्ट मिलेगा बच्चों इस ग्रुप में आपको रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि जब आप स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग को खींचोगे तो जब आप इस डायरेक्शन में खींचोगे तो आपके खींचने की अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है स्प्रिंग में, उसी को हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक। तो रीस्टोरिंग फोर्स, उसके बाद बच्चों स्प्रिंग फोर्स, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद बेटा आपको मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, प्लस प्लस को रिपेल करता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस माइनस को रिपेल करता है, ठीक। मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट्स के बीच में लगते हैं फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि दुनिया के जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे जो कि आप आगे चल के पढ़ोगे, दुनिया के जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होंगे वो इस ग्रुप में आएंगे। दुनिया के जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, वो इस ग्रुप में आएंगे। उसके बाद लॉरेंज फोर्स आएंगे इसमें, LORENTZ, लॉरेंज फोर्स आएगा बच्चों इसमें। उसके बाद आएगा इसमें आपका क्या नाम है, रेडिएशन फोर्स, बायन्स फोर्स, रेडिएशन फोर्स। उसके बाद आएगा नेक्स्ट आपका बायंसी, बायंट फोर्स, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था फ्लूइड वाले चैप्टर में, ठीक, बायंसी फोर्स, ठीक। इसके बाद अब अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रुप नंबर 4 है आपका, ठीक, 4 है या हाँ ग्रुप नंबर 4 है, पेज नंबर 4 है, ग्रुप नंबर कौन सा है, कैटेगरी नंबर 5 है ना ये, यहां मैं लिख देता हूं, ये आपका क्या है, फोर्स वाली कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 5 है ये, ठीक। तो इसमें फोर्स के डायमेंशन चलेंगे। अब आप देखोगे तो इसमें सब कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं आपको समझ में आ रहा वो मैं अलग से लिख देता हूं। इसमें जो याद करने वाली चीज है जो आपके लिए नई है, न्यू है, वो है, आप इसी में से ढूंढिएगा। नॉर्मल रिएक्शन आपने शायद नया सुना होगा, वैसे 9th क्लास में मैं पढ़ाता हूं तो मैं डिटेल में पढ़ा देता हूं नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट है टेंशन, टेंशन आपने नया देखा होगा, ये भी हमने 9th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है विस्कस ड्रैग, ये आप 11th में पढ़ोगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका बायंसी, ये शायद आपको नया लग रहा होगा, BOU होता है ना, BOUY, अरे यार BOUYANT, बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स जिसको बायंसी के नाम से भी जाना जाता है। बस
ठीक। अब ये आपने अलग से थोड़ा सा मैंने इसको लिख दिया है, क्या पता है इसमें आपको प्रॉब्लम हो। बाकी आपके सब पहचान में आता है। फोर्स आपके पहचान में आ जाएगा। सेंटीपिटल फोर्स में फोर्स लगा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में फोर्स लगा है, फ्रिक्शन फोर्स होता ही आपको पता है। नॉर्मल रिएक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैंने अलग से लिख दिया है। ठीक, टेंशन नहीं समझ में आ रहा होगा, अलग से लिख दिया है। विस्कस ड्रैग नहीं समझ में आ रहा होगा तो विस्कस ड्रैग मैंने आपका अलग से लिख दिया है। विस्कस फोर्स मैंने आपका अलग से लिख दिया है। नहीं, विस्कस फोर्स में तो फोर्स लगा हुआ है ना, समझ में आ रहा है। फोर्स की कैटेगरी में आएगा। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट 9th क्लास में पढ़ा है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है ये। ठीक। रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स लगा हुआ है इसमें भी शब्द में। ठीक। स्प्रिंग फोर्स, फोर्स लगा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स लगा हुआ है। मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स लगा हुआ है। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लॉरेंज फोर्स, रेडिएशन फोर्स। ठीक। बायएंड फोर्स, तो सब में फोर्स लगा है, यानी कि सबके डायमेंशन आएंगे फोर्स वाले। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता था बताइए? फोर्स का डायमेंशन क्या होता था? वो इन सब का डायमेंशन हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन बताइए स्टूडेंट्स। ML T-2 बता रहे हैं। बाकी लोग चेक करिए कॉपी से, क्या सही बता रहे हैं? ML T-2 बिल्कुल सही है। ठीक। तो इस कैटेगरी का जो आपका आएगा, है ना, ये पूरी जो कैटेगरी है आपकी, इसका जो आएगा डायमेंशन आपका पूरी कैटेगरी का, वो होगा कितना? ML T-2। ठीक। ML T-2 आ रहा है, सही है। ओके। नेक्स्ट जो कैटेगरी आपकी, वो कैटेगरी आपकी वर्क की कैटेगरी, वर्क और एनर्जी की कैटेगरी आएगी स्टूडेंट्स। ठीक। तो पेज नंबर 5 है मान लो ये आपका, और कैटेगरी है आपकी वर्क वाली। तो बेटा इसमें वर्क और एनर्जी आपको पूरा मिलेगा, यानी कि वर्क हो गया। ठीक। फिर आपको इसमें मिलेगा एनर्जी। ठीक। वर्क, अच्छा इतना तो आप पढ़े लिखे हो 9th क्लास में कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, है ना। वर्क को एनर्जी में और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि वर्क और एनर्जी के डायमेंशंस कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक। आपको पता है ना, एनर्जी है तो एनर्जी की हेल्प से वर्क किया जा सकता है, और अगर कोई बॉडी वर्क कर रही है तो वो एनर्जी में चेंज हो सकता है। ठीक। तो वर्क आएगा बेटा इसमें, एनर्जी आएगा इसमें, आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इसमें आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। उसके बाद आएगा इसका, इसमें आपका आएगा हीट एनर्जी। उसके बाद आएगा इसमें आपका थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट आपका आएगा वाइब्रेशनल एनर्जी। नेक्स्ट से आपका आएगा इसमें, अब इसमें 2-3 नई चीजें आप पढ़ोगे। ठीक है। एक आएगा स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है। तो ये सब तो आपका मतलब नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, सब में एनर्जी 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 लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि वर्क के जो डायमेंशन है वही हो जाएंगे इन सब के, लेकिन इसमें 2 नई चीजें आएंगी, वो मैं आपको अलग कलर से लिख देता हूं। एक आएगा मोमेंट ऑफ फोर्स, ये खास बात है, मोमेंट ऑफ फोर्स। और एक आएगा आपका टॉर्क या कपल, टॉर्क और कपल। ठीक। अब ये होते क्या है, तो ये क्या होते हैं, इनके फॉर्मूला क्या होते हैं, फॉर्मूला की हेल्प से डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको बिल्कुल याद रखना है कि वर्क वाली कैटेगरी में, एनर्जी वाली में, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ऑफ कपल आता था, याद रखिएगा। ठीक है। ये सवाल आपसे पहले ही चैप्टर में पूछ लेगा एग्जाम में कि मोमेंट ऑफ फोर्स की डायमेंशन बताओ, टॉर्क और कपल की डायमेंशन बताओ। ठीक। तो ये डायमेंशन आप कैसे याद करोगे? वर्क और एनर्जी की कैटेगरी में आ रही थी, ऐसे करके याद करोगे। अब मुझे ये बताइए, कल की क्लास में आपने पढ़ा था वर्क की डायमेंशन क्या होती थी, बताइए स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको याद कराया था वर्क की डायमेंशन, मैंने बोला था याद करके आना। ML² T-2, जिसने बताया वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने कॉपी बनाई हुई है, याद है आपको। ML² T-2 है इसकी, कल मैंने आपको निकाल के दिखाया था, तो वर्क का निकाल लो, बाकी सबका आ जाएगा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आपकी, वो प्रेशर वाली कैटेगरी है। ठीक। ये आपकी कौन सी कैटेगरी थी? नंबरिंग थी इसकी, मान लीजिए 6 नंबर, है ना। तो ये कैटेगरी नंबर 6 थी आपकी, पेज नंबर 5 है, कैटेगरी नंबर 6 है। ठीक। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी नंबर 7,
तो कैटेगरी नंबर 7 जो है आपका प्रेशर वाली कैटेगरी, इसमें मिलेगा आपको प्रेशर, ठीक। उसके बाद मिलेगा आपको स्ट्रेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये सब होता क्या है, ये तो बात की बात है। प्रेशर तो ऐसे आपने सुना होगा 9th क्लास में, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, ठीक। उसके बाद आपको मिलेगा इसमें बल्क मॉडुलस, ठीक। इसके बाद आपको इसमें मिलेगा शेयर मॉडुलस, SHEAR, शेयर मॉडुलस। उसके बाद आपको इसमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक। उसके बाद आपको मिलेगा इसमें एनर्जी डेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या मिलेगा लास्ट में आपको, एनर्जी डेंसिटी। अब देखो इसको याद कैसे करना है ये वाले ग्रुप को। भाई देखो प्रेशर का तो आप निकाल लोगे, ठीक। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ प्रेशर का अलग से, यहाँ पे निकाल देता हूँ। प्रेशर का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, प्रेशर का फॉर्मूला तो वो याद होगा आपको, फोर्स अपॉन एरिया, ये तो याद होगा, फोर्स बाय एरिया, इतना तो याद होगा, ठीक। फोर्स का कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, फोर्स का कितना होता था, ml t-2, और एरिया बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि एल का स्क्वायर। तो यहाँ से प्रेशर कितना आ जाएगा, ml, अब ये पावर 1 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ml की पावर -1 t-2, ठीक। तो ml -1 t-2 है, ml -1 t-2 है प्रेशर वाली ग्रुप का, यानी कि सबका क्या हो जाएगा इस कैटेगरी का, आपका हो जाएगा ml -1 t-2। अब इसमें याद क्या करना है, प्रेशर का आपको निकाल लेना है और सबसे मैच कराना है कि प्रेशर, स्ट्रेस और जितने में भी मॉडुलस लगा है, चाहे बल्क मॉडुलस हो, यंग मॉडुलस हो, शेयर मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, तो मॉडुलस वाला कभी भी आएगा तो प्रेशर की कैटेगरी में जाएगा, याद रखिएगा। ऐसे करके आपको खुद याद करना है, मॉडुलस वाला आएगा तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा आपका, प्रेशर वाली कैटेगरी में। फिर से ध्यान से सुनिए, मॉडुलस वाला आएगा तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, प्रेशर की कैटेगरी में जाएगा। मॉडुलस वाला आएगा तो प्रेशर की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मॉडुलस वाला आएगा प्रेशर की कैटेगरी में जाएगा, मॉडुलस वाला आएगा तो प्रेशर की कैटेगरी में जाएगा, ऐसे करके याद करना है। उसके बाद लास्ट एक और है, एनर्जी डेंसिटी भी कहाँ जाता है, प्रेशर वाले में। फिर भी अगर आपको एनर्जी डेंसिटी में कंफ्यूजन है, मैं आपको अलग से निकाल के दिखा देता हूँ। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखो एनर्जी डेंसिटी होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ये आप निकाल सकते हो, एनर्जी का आपको याद है, एनर्जी का क्या होता था, वर्क इक्वल, तो ऊपर रखेंगे ml² t-2, और वॉल्यूम का कल याद कराया था L का क्यूब, तो आंसर क्या आ जाएगा, L की पावर 3 ऊपर जाएगा 2 - 3 ml -1 t-2। तो देखा वही आया कि नहीं आया, है ना, वही आया कि नहीं आया। तो एनर्जी डेंसिटी का निकालना इजी था, इसलिए मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। बाकी आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एनर्जी डेंसिटी भी कहाँ आएगा, प्रेशर वाली कैटेगरी में। तो यही हो गया मॉडुलस, जितने शब्द जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज में मॉडुलस मॉडुलस लगा होगा वो सब प्रेशर की कैटेगरी में आएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये भैया तुम गलत कर देते हो, सुन लो पक्का बता रहा हूँ, स्ट्रेस फोर्स नहीं है, स्ट्रेस प्रेशर की कैटेगरी में आएगा, याद रखिएगा। स्ट्रेस कौन सी कैटेगरी में आएगा, प्रेशर, और टेंशन कहाँ आएगा, फोर्स में। टेंशन आएगा फोर्स में, लेकिन स्ट्रेस आएगा प्रेशर में, ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ग्रेडियंट कैटेगरी, पेज नंबर 6 है ये, ठीक, ये पेज नंबर 6 है। और यहां आपको पढ़ना है क्या, ग्रुप नंबर 8 है आपका, मैं लिख देता हूं G8, G8 का मतलब ग्रुप नंबर 8, ये है ग्रेडियंट कैटेगरी। अब ग्रेडियंट क्या होता है ये आप समझो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, किताब में नहीं मिलेगा आपको, सुनो। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय लेंथ, सुन लो ध्यान से। ग्रेडियंट देखो, ट्रिक मैं जो बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना, नहीं तुम गलत कर दोगे। ग्रेडियंट का मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है फिजिक्स में बताइए, डिवाइड कर दीजिए किससे, लेंथ से, बस। जब भी आपको ग्रेडियंट बोलेगा तो लेंथ से आपको डिवाइड लगाना है। अब इसमें क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको करके दिखाता हूं बेटा। इसमें आपको पहला मिलेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इन सबके डायमेंशन तो सेम नहीं है, इस कैटेगरी के डायमेंशन सेम,
नहीं है, लेकिन इस कैटेगरी में हर एक फिजिकल क्वांटिटी में ग्रेडियंट शब्द लगा होगा, तो भाई कुछ नहीं करना है तुम्हें, लेंथ से डिवाइड कर दो, खत्म खेल। आओ मैं दिखाता हूं कैसे। वेलोसिटी ग्रेडियंट, अब बताओ क्या करोगे, बताओ। वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी की डायमेंशन याद है, उसको लेंथ से डिवाइड लगा दो, खत्म खेल। बस क्या आ जाएगा, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन और डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ के डायमेंशन से डिवाइड लगाओगे, एल से एल कट जाएगा, क्या बचेगा, टी की पावर माइनस वन। लो ये आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन। ठीक, इसके बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट। हाँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यानी कि टेम्परेचर को लेंथ से डिवाइड लगाना है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, यहां देखते हैं, जब आप बताओगे तभी मैं करूंगा। टेम्परेचर का डायमेंशन बताओ क्या होता है, कल कॉपी में लिखवाया था, देखते हैं क्या बताओगे। टेम्परेचर का डायमेंशन कौन से कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, बताइए। के से, वेरी गुड। कुछ लोग सोच रहे कैपिटल के से टेम्परेचर का दिखाते हैं, कैपिटल भैया कैपिटल टी मत कर देना, वो तो टाइम का होता है। ठीक, तो इसका बेटा आंसर क्या आएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि टेम्परेचर का होता था कैपिटल के और डिवाइड लगाओगे ग्रेडियंट मतलब लेंथ से, तो आंसर क्या आएगा, के एल की पावर माइनस वन, खत्म। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है आपका वो है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, प्रेशर ग्रेडियंट में प्रेशर की डायमेंशन जो भी थी, जो आपने अभी पीछे निकाली है, उसको उठा के लेंथ से डिवाइड लगा दो, जाके चेक कर लो। प्रेशर की कितनी निकाल के बैठे हो, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और डिवाइड लगाएंगे एल से, तो एल से डिवाइड लगाओगे यानी कि एल की पावर वन ऊपर जाएगा, तो एल की पावर टू हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, एल की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू, तो एम एल माइनस टू टी माइनस टू आ गया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब सुन लो ध्यान से मेरी बात, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये कौन सा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिसिटी वाला पोटेंशियल है, क्लास 10th वाला। कौन सा पोटेंशियल है ये, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि V है ये, कौन है V। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम क्या करेंगे, V का डायमेंशन डिवाइडेड बाय L। अब V का डायमेंशन मैंने नहीं सिखाया आपको, क्यों भैया, पोटेंशियल डिफरेंस V याद है, भूल चुके हो। पोटेंशियल डिफरेंस V का डायमेंशन मैंने नहीं सिखाया आपको अभी तक, सिखाऊंगा, तो इसको स्टॉप कर दो, इसको छोड़ दो, अभी इसका नहीं पढ़ा रहे, इसका फिल इन द ब्लैंक्स करके छोड़ दो, अभी पढ़ाएंगे डिटेल में बाद में, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो, बाद में फिल करवा देंगे। नेक्स्ट है एनर्जी ग्रेडियंट। एनर्जी ग्रेडियंट, ठीक। अब बहुत आसान है, एनर्जी की डायमेंशन को लेंथ से डिवाइड लगा दो, और एनर्जी का क्या पढ़ाया था मैंने आपको, जो वर्क का होता है, वर्क का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक, नहीं याद करके आओगे तो परेशान रहोगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एनर्जी का, वर्क का था, वही एनर्जी का डिवाइडेड बाय लेंथ करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, एम एल टू, और यहाँ पावर नीचे वन होगी है ना, तो टू माइनस वन वन, यानी कि एम एल वन टी माइनस टू, ये लीजिए। ठीक, उसके बाद एम एल लिखो, एम एल वन लिखो, बात सेम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे भाई, यहाँ से सवाल आए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अरे 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 भाई, अरे अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट जो कैटेगरी यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, ग्रुप नंबर 9 G9, देखो ध्यान से, इसमें जो टाइम के डायमेंशन होते हैं, याद रखिएगा, टाइम, टाइम के डायमेंशन टी होता है, और ये होता है आर सी के इक्वल, आर इंटू सी के इक्वल। सुन लो ध्यान से, यानी कि आर इंटू सी का डायमेंशन टी के इक्वल होता है, फिर से ध्यान से सुनो, आर इंटू सी का जो डायमेंशन होता है, और
L बाय R का जो डायमेंशन होता है और रूट ओवर LC का जो डायमेंशन होता है, ये टाइम के इक्वल होता है, भूल मत जाना। यानी कि इसकी डायमेंशन हो जाएगी T सबकी। फिर से सुनो, R इंटू सी या L बाय आर या रूट ओवर LC सबका डायमेंशन टाइम के इक्वल होता है, ये याद कर लेना, वरना तुम्हारी आफत हो जाएगी। क्योंकि ये आप कब पढ़ोगे, क्लास 12 में पढ़ोगे इस चैप्टर को, ये है वो आपका क्या नाम है, ऑल्टरनेटिंग करंट में, है ना भाई। तब तक इंतजार थोड़ी ना करोगे। तो अभी आपको याद करना है, R इंटू सी का डायमेंशन T के इक्वल, L बाय आर का डायमेंशन T के इक्वल, रूट ओवर LC का डायमेंशन T के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सब क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर R जो है रेजिस्टेंस है, क्लास 10th वाला रेजिस्टेंस। C जो है वो है कैपेसिटेंस, ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे, कैपेसिटेंस। L जो है वो है इंडक्टेंस, INDUCTANCE, इंडक्टेंस। ठीक, ओके। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये हो गई आपकी कैटेगरी। इसको याद करो भैया, ये वाला R इंटू सी इज इक्वल्स की डायमेंशन L बाय आर के इक्वल, L बाय आर की डायमेंशन रूट ओवर LC के इक्वल, जहां पर R रेजिस्टेंस है, L इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, और इन सब की डायमेंशन जो है आपकी टाइम के इक्वल होती है। ठीक है, इस बात को आपको अच्छी तरीके से याद करना है, लर्न करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर ये 7 है और ग्रुप नंबर आपका है 10। इसमें आपको मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in terms of permittivity, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको पढ़ते हैं सिंबल को, एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो नॉट की स्पेलिंग कुछ और होती है, बट मैं NOT नॉट लिख देता हूँ। के एन से होती है वो, KNAUGST ऐसे करके, है ना, बट आप ऐसे ही पढ़ो, एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये ऐसे सिंबल बनता है एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, in terms of permittivity and permeability, and permeability, परमिएबिलिटी को हम दिखाएंगे म्यू नॉट से, इसको पढ़ेंगे म्यू नॉट। ये वही वाला म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। ठीक है, वही वाला म्यू है ये, म्यू MU म्यू नॉट, म्यू नॉट पढ़ोगे इसको। अब स्पीड ऑफ लाइट को कौन से लेटर से दिखाते थे, क्लास 10th में पढ़ाया है। स्पीड ऑफ लाइट का जो सिंबल है वो क्या होता था, स्मॉल सी। तो स्मॉल सी इज इक्वल्स टू 1/√, फॉर्मूला याद करके आना भैया, 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। याद करिए, स्मॉल सी क्या है यहां पर, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, म्यू नॉट क्या है यहां पर, परमिएबिलिटी है। अब ये सब क्या होता है क्लास 12 में पढ़ेंगे। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। अभी के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, C इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अभी लिख लीजिए, अभी इससे कुछ कराएंगे, क्या कराएंगे वो आपको बताएंगे, अभी रुक जाइए। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी G11 कैटेगरी। अभी बस फॉर्मूला लिखवाया, यहाँ डायमेंशन नहीं निकलवाएंगे, वो बाद में निकलवाएंगे। जो कि आपको याद ही है, कोई नई चीज तो है नहीं। पावर छोड़ दो इसको, पावर तो याद है ना तुम्हें, पावर कहीं कराया तो है वैसे। पावर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही लगेगा अपना, एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम, कुछ भी कर दो, क्लास 9th वाला। वर्क बाय टाइम, वर्क का होता है ml स्क्वायर
t-2 और टाइम का होता है t, तो आंसर आएगा ml² t⁻³ ओके। तो यहाँ से आ जाता है आपका ml² t⁻³ आ गया इसका डायमेंशन। ठीक, इसके बाद पेज नंबर 8 है आपका और ग्रुप नंबर 12 है। ग्रुप नंबर 12 में आपको मिलेगा बच्चों सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट आपको मिलेगा फोर्स ग्रेडियंट, नेक्स्ट आपको मिलेगा इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सब आएगा आपका, इसको निकालने का ट्रिक है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ से मिलेगा ये आपको। फिर से सुन लीजिए, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर ओनली टेंशन लिखा है तो वो फोर्स में जाएगा, लेकिन सरफेस टेंशन लिखा है तो वो फोर्स बाय लेंथ से निकलेगा। ठीक, सरफेस एनर्जी लिखा है, ओनली एनर्जी है तो वो तो वर्क इक्वल है, लेकिन सरफेस एनर्जी फोर्स बाय लेंथ के। ठीक, फोर्स ग्रेडियंट, ग्रेडियंट शब्द लग गया तो लेंथ से तो डिवाइड करना ही है फोर्स को। ठीक, उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट का आपको याद रखना है। जब पढ़ाएंगे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है तो आपको पता चलेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स होता है, एफ के इज इक्वल टू एफ बाय एक्स होता है वो, है ना। तो ये अब इसका निकाल लो, कैसे निकलेगा इस कैटेगरी का। फोर्स का क्या था, ml t-2, यहां से आ जाएगा ml t-2 बाय लेंथ का l, l से l कट जाएगा तो क्या आ जाएगा mt-2। ठीक, तो ये वाली कैटेगरी आ गई आपकी mt-2। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो ग्रुप नंबर 13, ये स्टूडेंट्स होते हैं डायमेंशन लेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। जो अब मैं लिखने जा रहा हूं स्ट्रेन, कोई डायमेंशन नहीं होगी इसकी। ठीक, पॉइजन्स रेशियो, और जब भी आपको कोई भी चैप्टर आप पढ़िएगा आगे चल के याद रखिएगा, ये तो मैं ग्रुपिंग करा दे रहा हूं अभी, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे ही कोई चैप्टर आता जाएगा आगे चल के, हर एक चैप्टर में जो भी नई चीज दिखाई पड़े तो खुद से उसके डायमेंशन आप निकालिएगा। ठीक, आप देखोगे मेरे इस चार्ट से, मेरे इस ग्रुप से मैच कर जाएगा वो। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। नेक्स्ट है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिलेटिव परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, नेक्स्ट आएगा आपका रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमीएबिलिटी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसी ग्रुप में, ग्रुप नंबर 13 में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, SUS SUSCEPTIBILITY, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका एंगल, नेक्स्ट है आपका सॉलिड एंगल, कल आपको मैंने याद कराया था। ठीक, एंगल की यूनिट क्या होती थी, रेडियन, और इसकी क्या होती थी, स्टेरेडियन, याद है।
ठीक, तो दोनों की यूनिट्स तो होती हैं लेकिन दोनों क्या है, डायमेंशनलेस। यानी कि ये जो ग्रुप नंबर 13 में लिखने जा रहा हूँ ये पूरा आपका डायमेंशनलेस है, इसकी किसी की भी डायमेंशन नहीं आएंगी। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे आपके, ठीक, वो सारे के सारे क्या होंगे आपके, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये सब है ना जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे। कौन कौन से, साइन थीटा आपका हो गया, कॉस थीटा हो गया, एटसेट्रा, टेन थीटा, सारे के सारे 6 जो आपने पढ़े थे, सब सारे के सारे की कोई भाई, आप खुद सोचो ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या होता था। जैसे कि साइन थीटा है तो ये टू ट्राइंगल के, जैसे टेन थीटा है मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री और ये थीटा, तो टेन थीटा क्या होता था याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। तो परपेंडिकुलर की भी क्या है, लेंथ है, और बेस भी लेंथ है, यानी कि लेंथ अपॉन लेंथ, तो डायमेंशन कुछ नहीं आएगी, इसे कट जाएगा एल से एल। ठीक, और जब भी कुछ भी डायमेंशन नहीं आती तो उसको हम लिखते कैसे हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सब, ये टू साइड्स का रेशियो होते हैं। ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल में टू साइड्स का रेशियो, टू साइड्स का रेशियो यानी कि टू लेंथ का रेशियो, तो लेंथ के डायमेंशन से लेंथ का डायमेंशन कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो जब भी कोई डायमेंशन नहीं आता है तो उसको फिजिक्स में कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम, इन सब की, ये सब डायमेंशनलेस है। ठीक, एम जीरो लिखते हैं, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर, ऐसे करके लिखते हैं। ये सब डायमेंशनलेस है, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो, सही है। एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो और टी की पावर जीरो, सही है, यही है और क्या है। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद आपके जितने भी जो है आपके एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट आएंगे, ठीक है ना, जितने भी आपके एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट आएंगे ऑल आर डायमेंशनलेस, है ना। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का क्या मतलब है, अभी सवाल कराएंगे तब आपको पता चलेगा। अरे वही ई की पावर में कुछ आएगा, ये इसी को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ई की पावर में कुछ जब आएगा इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पावर में होगा, ई की पावर में बेटा कुछ भी दिखाई पड़ जाएगा। मान लो लिखा है कहीं ई की पावर में ए अपॉन बी, ठीक, तो ये जो ए अपॉन बी यहाँ लिखा होगा ई की पावर में, ये डायमेंशनलेस होगा, ए अपॉन बी टोटल मिलाकर ये पूरा। ठीक, ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, यहाँ सवाल जरूर आता है इन दोनों से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये एंगल आपको दे देगा इस तरीके से, साइन के साथ आगे कुछ लिखा होगा, तो जो भी साइन के साथ लिखा है, कॉस के साथ लिखा है, टेन के साथ लिखा है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, है ना, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे जो कुछ भी लिखा है वो डायमेंशनलेस होता है, याद रखना। और ई की पावर में जो लिखा है वो भी क्या आपका डायमेंशनलेस है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चीज है। ओके, तो बेटा ग्रुप नंबर 13 समझ जाओगे, ये पूरा डायमेंशनलेस है, पूरा, ये पूरा डायमेंशनलेस है ग्रुप नंबर 13। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब ये सब कैसे डायमेंशनलेस है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, ये सब किसी ना किसी चैप्टर में आएगा, तो वहां आप डायमेंशन कैलकुलेट करके देखोगे तो डायमेंशनलेस हो जाएगा ये। इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए, अब मैंने अभी आपको पीछे कुछ जगह छुड़वाई हुई है अगर आपको याद हो, ठीक है, तो जो जगह मैंने आपको अभी छुड़वा दी है, अब हम जा रहे हैं उसके डायमेंशंस निकालने, ठीक है स्टूडेंट्स, और सवाल करेंगे। तो बेटा पहली जगह मैंने आपकी छुड़वाई थी पोटेंशियल ग्रेडियंट की, यदि आपको याद हो जाके देखिए, ग्रेडियंट वाले ग्रुप में पोटेंशियल ग्रेडियंट में फिल इन द ब्लैंक्स छुड़वा दिया है मैंने। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ये रिलेटेड टू क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, वहीं से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल के लेके आएंगे। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक, तो सीखना क्या है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। डायमेंशंस related to
इलेक्ट्रिक करंट, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जितना क्लास 10th का नॉलेज है काम आएगा आपको। इलेक्ट्रिक करंट, बेटा टॉपिक का नाम लगा लो छोटा सा, ठीक। डायमेंशंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब आइए जरा मैं आपको इसको दिखाता हूं, ठीक। अब सुनो ध्यान से, देखो फॉर्मूला बेटा कुछ याद कर लो आप, क्लास 10th वाला एक बार फिर से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, V बराबर W बाई क्यू, याद है? Q चार्ज होता था, W वर्क होता था। अगर आप भूल गए तो आपको याद होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, वर्क बाय क्यू, है ना। और इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला था, I बराबर Q बाई टी होता था। वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा जरा। T क्या होता था बेटा, टाइम, और Q क्या होता था, चार्ज। तो यहां से Q का फॉर्मूला बनाओ, इलेक्ट्रिक चार्ज, याद है ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता था कूलॉम्स में। और टी क्या होता था बेटा तुम्हारा, टाइम होता था। और आई क्या था, इलेक्ट्रिक करंट था, याद है? ठीक। और यहां से यदि आपको याद हो, वी क्या होता था तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस होता था, जिसको तुम पोटेंशियल के नाम से भी जानते थे। मतलब पोटेंशियल का भी वही फॉर्मूला होता था, पोटेंशियल डिफरेंस का भी। ये पोटेंशियल है आपका, क्लास 10th वाला है। डब्ल्यू बेटा तुम्हारा वर्क है, और क्यू तुम्हारा यहाँ चार्ज है। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर आ जाइए। क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, आई इंटू टी। अब बेटा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। क्यू के डायमेंशंस क्या आएंगे, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता था, कल बताइए इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या पढ़ाया था। कौन से कैपिटल लेटर से दिखाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन को, जल्दी से बताइए, आई के डायमेंशन को। इलेक्ट्रिक करंट के, वेरी गुड, जिसने बताया है कैपिटल ए, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन को कैपिटल ए से दिखाते थे, ठीक। और टाइम के डायमेंशन को तो टी से दिखाते थे, तो ए टी हो गया, ए की पावर 1 टी की पावर 1। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या आ गया, ए की पावर 1 टी की पावर 1, यानी कि ए टी आ गया, ठीक। ओके, नाउ कभी कभी आई से दिखाया जाता है, लेकिन जनरली हम ए से दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नाउ अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां से अब आप आ जाओ यहाँ, v के डायमेंशन निकालेंगे स्टूडेंट्स। कैसे निकालेंगे बताओ, v बराबर, बताओ बेटा वर्क का डायमेंशन क्या होता था, याद है, ml स्क्वायर टी माइनस टू, सही है। और बेटा चार्ज का भी अभी निकाल के लेके आए हो, कितना है 80, निकाल लो बेटा, क्या आ जाएगा आंसर, m l की पावर 2, और ये वाला t ऊपर जाएगा तो t की पावर कितना हो जाएगा, -1। और ये a ऊपर जाएगा तो a की पावर बेटा हो जाएगा -1। ये देखिए, ये मैं निकाल के लाया किसका डायमेंशन, पोटेंशियल का डायमेंशन मैं निकाल के लाया हूं। अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो मैंने पोटेंशियल का डायमेंशन निकाल लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। पोटेंशियल का डायमेंशन आया ml स्क्वायर टी की पावर -3। ओ आई एम वेरी सॉरी बच्चों, ये टी की पावर 1 ऊपर जाएगा तो -2 और -1 क्या होता है, -3 होगा, ठीक। तो ml स्क्वायर टी की पावर -3, ठीक। और a की पावर -1, ये आ गया आपका किसका, पोटेंशियल का। बेटा ध्यान से सुन लो, पोटेंशियल का डायमेंशन निकाले हो ना अभी। अब सुनो, अभी मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब होगा, बताओ। अब तुम्हें किसकी डायमेंशन निकालनी, तो देख रहे हो कितनी लंबी कहानी है। पहले चार्ज की डायमेंशन निकालोगे, है ना, फिर निकालोगे क्या आप, v की डायमेंशन निकालोगे यानी कि पोटेंशियल की, अब निकालोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की। और मैंने आपको बताया फिजिक्स में जब भी ग्रेडियंट शब्द आएगा तो क्या करेंगे, लेंथ से डिवाइड लगाएंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर पोटेंशियल का हम डायमेंशन रखेंगे और नीचे रखेंगे लेंथ का, पोटेंशियल का, और डिवाइडेड बाय लेंथ कर देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। तो पोटेंशियल कितना आया है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 टी, और ए की पावर बेटा -1, ये डायमेंशन किसका है, पोटेंशियल का। और नीचे लेंथ का डायमेंशन रखोगे, सॉल्व करोगे, एल ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आएगा, यहाँ से एम एल की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि एम एल हो जाएगा, क्योंकि ये पावर 2 है, 1 है, 2 - 1 1, तो एम एल और टी -3 और ए की पावर -1, ये लीजिए, ए एम्पियर वाला ए, एम एल टी -3 और ए की पावर -1, एम एल टी -3 ए की पावर -1। तो यहां फिल कर देंगे अब,
ऐसे करके निकाला जाता है। क्या आ रहा था आंसर? एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन आ रहा है। ये डायमेंशन आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का। इतनी लंबी कहानी है, ठीक। तो ये हमने आपको दिखाया इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। अब आगे कहानी चलाओ इसी की। इलेक्ट्रिक करंट जब चल ही रहा है तो सब कुछ आइए फिनिश कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर के पहले मैंने आपको इसी में कंटिन्यूएशन में चलेगा आगे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, यदि आपको याद हो, मैंने बोला था बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट नाम का एक चैप्टर होता है, उसमें आप पढ़ोगे रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के बारे में, इंडक्टेंस। तो आर सी का जो डायमेंशन था वो एल बाय आर के इक्वल था और बराबर रूट ओवर एल बाय सी के इक्वल था। और इन सब का डायमेंशन किसके इक्वल था? यदि आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इन सब का डायमेंशन होता है बेटा टाइम के इक्वल, ठीक है ना, याद है? तो इन सब का डायमेंशन होता है किसके इक्वल? टाइम के इक्वल। ये लो, ठीक, टाइम का टी होता है, टाइम के इक्वल होता है इन सब का डायमेंशन। ये मैं आपको पढ़ा के लेके आया हूँ। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब हम करेंगे चालाकी। क्या चालाकी करोगे? पहले हम रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालेंगे। देखो कितनी चालाकी कर रहे हैं बच्चों हम लोग, बहुत ज्यादा चालाकी कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि पता है अगर आप कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ गया क्लास 11th में निकालने के लिए, है ना, सुन लो सुन लो सुन लो भाई, अगर कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ गया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है तो कैसे निकालोगे। तो यही वाली ट्रिक से निकाल लेना जाके, ठीक है? कैसे, मैं आपको बताता हूँ, समझो। देखो पहले तुम रेजिस्टेंस से तो वाकिफ हो, रेजिस्टेंस 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ओम्स लॉ, बी बराबर आई आर। यस सर। तो आर बराबर क्या आ जाएगा बताओ? वी बाय आई आएगा, चिपका दो बेटा। वी के डायमेंशन पीछे निकाले हो अभी भी, वी के डायमेंशन पीछे निकाले हो, वी का मतलब पोटेंशियल, जाओ चिपकाओ। वी का कितना आया था? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर, ये देख लो भैया, वी का एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन। ठीक, तो वी का डायमेंशन था कितना? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन, इतना लंबा रास्ता होता है, और डिवाइडेड बाय आई, आई का डायमेंशन इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल ए। ठीक, तो यहां से आ जाएगा बेटा कितना? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री, है ना, और ए की पावर वन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए की पावर माइनस टू। ये लो, ये निकाला मैंने रेजिस्टेंस का डायमेंशन। तो अब लगे हाथ मेरा रेजिस्टेंस का भी डायमेंशन आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। तो ये देखिए लगे हाथ मेरा रेजिस्टेंस का भी डायमेंशन बच्चों निकल चुका है। तो मैंने एक और चीज सीख ली कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। अब मैं क्या करूंगा? मैं यहां से चालाकी करूंगा। यहाँ पे आ जाओ बेटा, ध्यान से, ध्यान से आओ। आर इंटू सी यानी कि रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम का डायमेंशन। ठीक, ये मैंने आपको बोला याद करने के लिए। अब यहां से बेटा अगर सी की डायमेंशन निकालोगे कैपेसिटेंस की तो नहीं आ जाएगी। बताओ, टाइम की डायमेंशन और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की डायमेंशन। तो भाई ये आर इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में करेगा, तो टाइम की डायमेंशन डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका? रेजिस्टेंस की डायमेंशन बराबर कैपेसिटेंस की डायमेंशन। सो टाइम की डायमेंशन को ऐसे ही चिपकाया, और रेजिस्टेंस हम लोग ने क्लास 10th के नॉलेज से निकाल रखा है, कितना? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक, और ए की पावर माइनस टू। अब इसको पकड़ के पूरा ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला चलो टी तो ऐसे ही रहेगा, एम ऊपर जाएगा तो एम की पावर माइनस वन होगा, एल ऊपर, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, एल की पावर माइनस टू हो जाएगा, टी की पावर माइनस थ्री ऊपर जाके टी की पावर थ्री हो जाएगा, ए की पावर माइनस टू जाके ए की पावर टू हो जाएगा। तो यहां से बनेगा बेटा क्या? एम की, पहले एम लिखते हैं, फिर एल लिखते हैं, फिर टी लिखते हैं, फिर कोई दूसरा लिखते हैं, तो एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, और देखो टी की पावर थ्री यहाँ और टी की पावर वन यहाँ, तो टोटल हो गया टी की पावर फोर। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, और ए की पावर टू। ये लीजिए, ये आ गई कैपेसिटेंस की डायरेक्ट क्या नाम है, डायमेंशन। ठीक, तो कितना आ गया? एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, टी की पावर फोर, ए की पावर टू। तो अब आपसे जो सवाल पूछेगा बेटा वो सीधे कैपेसिटेंस का पूछेगा। तो इतनी लंबी कहानी घुमा के लेके आनी है तब जाके आप, क्योंकि याद थोड़ी ना, क्या याद करके जाओगे? याद कर लो तो अच्छी बात है, कौन याद करेगा? कैपेसिटेंस का डायमेंशन याद थोड़ी ना कर पाओगे। तो इतनी लंबी कहानी से निकाल के लेके आओगे, ये कहानी पीछे से आ रही है। यहां से गेम खेलना शुरू करोगे, v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, आई बराबर क्यू टी, क्यू की निकाल के यहाँ रख देंगे लाके, w की तुम्हें याद है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, पहले v की निकाल लेंगे, v की निकाल के रख लेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, r बराबर v अपॉन आई, v अपॉन आई आई, यहाँ से r निकालेंगे, आर सी बराबर टाइम होता है, c निकालेंगे टाइम बटे r। तो इस तरीके से निकाल के लेके आओगे। अब जब आपने ये निकाल लिया है तो क्या आप इंडक्टेंस की नहीं निकाल सकते हैं? ये क्या था आपका? कैपेसिटेंस।
अब आप इंडक्टेंस की निकालोगे L बाय आर बराबर टाइम से, सो L बाय आर बराबर टाइम के डायमेंशन होते हैं। ये वाली नॉलेज से आप किसका निकालोगे, L का। कैसे, L बराबर R जाके मल्टीप्लाई करेगा टाइम की डायमेंशन T में, और L बराबर, और R की अभी अभी आपने निकाली थी स्टूडेंट्स, ठीक। तो R की डायमेंशन क्या थी, मैं देख लेता हूं, ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। तो R की डायमेंशन लिखेंगे ml स्क्वायर टी की पावर -2, ml स्क्वायर टी की पावर -2 नहीं -3, टी की पावर -3 और ए की पावर -2, ठीक। ये हो गई, और टाइम। अब यहां से फाइनल आंसर क्या आएगा, टी और टी की पावर -3, -3 + 1 -2, तो ml स्क्वायर टी -2 और ए की पावर -2, ml स्क्वायर टी -2 और ए की पावर -2, ml स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2। तो ये आ गया आपका किसका, इंडक्टेंस का। किसका आ गया आपका, इंडक्टेंस का, ml स्क्वायर टी -2 ए -2। यदि आप चाहते तो आप इससे भी निकाल सकते थे, किससे, रूट एल सी इज टू टी करके भी एल का निकाल सकते थे, सी का रख के, तो सब कोई फायदा है नहीं, छोड़ो, इसी से निकाल लो, ठीक। रूट वाला भी करना सिखाएंगे अभी। अब सुनिए, अब जो कहानी खेलनी है आपको, वो ये वाले फॉर्मूले पे खेलना है। कौन सी कहानी, ये देखो, नए पेज पे ही चलते हैं, या यहीं पे कर लेते हैं, रुक जाओ। अब आपको ये वाले फॉर्मूले के साथ गेम खेलना है। स्पीड ऑफ लाइट क्या पढ़ाया था, 1/√ओवर परमेबिलिटी इंटू परमिटिविटी, याद है, C बराबर 1/√ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इसके लिए हम लगाएंगे क्या, कूलॉम्स लॉ, ठीक। कूलॉम्स लॉ का यूज करेंगे। अब ध्यान सुनो, होता क्या है, अगर कोई चार्ज Q1 और कोई चार्ज Q2 रखा हुआ है, मान लो दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक, तो ये उसको धक्का मारेगा ऐसे, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स ये इस पे इधर लगाएगा। और माना कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। ध्यान से सुन लो, अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं वैक्यूम में, ठीक, वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब इन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है, ठीक। तो दो चार्ज यदि एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1/Q2/R²। पहली बात तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। दो चार्ज Q1 और Q2 अगर एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे हैं, तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो चाहे अट्रैक्शन हो। अभी हम रिपल्शन लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक। ये हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर्मूला भैया याद कर लेना अभी, नहीं तो फिर घूम जाओगे तुम एग्जाम में। फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं इसको। कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2 क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अब सुनो, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बनाओगे तो क्या बनेगी बताओ, फोर्स R² डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई करेगा फोर्स में, और Q1 Q2 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड करेगा। 4π से कोई मतलब नहीं है, नंबर से कोई मतलब नहीं, मतलब समझो भाई, नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर के डायमेंशन थोड़ी ना होते हैं। तो सबसे पहले 1/4π को हटा दोगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, F बराबर Q1 Q2/ε0 अब यहां से हम किसका निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर पकड़ के लाओगे, फोर्स उधर जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2/F ये लो। अब तुम एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन यहां से बता सकते हो। Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। Q क्या है, Q1 Q2 चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज, ठीक, चार्ज, ठीक। चलो इसको नए पेज पे थोड़ा कॉपी कर लें, क्या आ गया है, एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2/F R²
और ये है पेज नंबर कौन सा तुम्हारा 12। ठीक, अब एक बात बताओ भाई, ये Q1 Q2 चार्ज है और चार्ज का मैंने तुम्हें डायमेंशन निकाल के दिखाया था, याद है? I बराबर Q बाई टी से Q बराबर क्या होता था? I इंटू टी। आई का क्या होता है? एम्पियर। और ये लो 80, तो Q का कितना आ जाएगा? 80। तो Q1 की जगह क्या रखोगे? 80। Q का क्या रखोगे? 80। और दूसरे वाले Q का क्या रखोगे? 80। तो 80 इंटू 80 ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में एफ। फोर्स का कितना होता था? फोर्स का डायमेंशन बताइए। आ गया ना? 10 घंटे निकालोगे तो है नहीं, याद है? फोर्स का डायमेंशन बताइए स्टूडेंट्स, कितना होता था? फोर्स का याद करने के लिए बोला था, कितना होता है बताइए? एम एल टी माइनस टू। ठीक, तो फोर्स का लिखा एम एल टी माइनस टू। अब ध्यान से सुनो, रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस लेंथ होती है तो लेंथ का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, बस अब सॉल्व कर लो। ऊपर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर टी इंटू टी टी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एम एल की पावर 3। एक इधर है और दो इधर है, और टी माइनस 3, और सब कुछ ऊपर जाएगा तो एम की पावर -1 और एल की पावर -3, और ये ऊपर जाएगा तो ऐड होगा टी की पावर 5 और ए की पावर 2। ये लीजिए, ये डायमेंशन आ गया किसका? एप्सिलॉन का। ठीक, तो एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी का डायमेंशन हो गया m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर t की पावर, यार गलत आ रहा है, t की पावर गलत क्यों आ रहा है भाई? क्या गलती हो रही है? t की पावर में क्या गलती हो रही है? ओके ओके ओके, यहाँ पे गलत हो गया, t की पावर -2 है ना, t की पावर -2 जाएगा ऊपर, ऐड हो जाएगा t की पावर कितना आ जाएगा? 4। ठीक, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर हो गया कितना? 2। ठीक है, तो ये डायमेंशन आ गई आपकी किसकी? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की, यानी कि m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। ओके, और ये है आपकी क्या? परमिटिविटी। ये निकाला तुमने किसका डायमेंशन? परमिटिविटी का। तो परमिटिविटी का डायमेंशन तुमने निकाला कौन से फॉर्मूले से? कूलॉम्स लॉ से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 4, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। 1/4 पाई हटा दिया क्योंकि इसके कोई डायमेंशन होते नहीं, कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट का निकाल लिया यहाँ से। आ गया फोर्स का, मुझे याद है, चार्ज का निकालना आता है, आर स्क्वायर का एल स्क्वायर उठा के निकाल लिया, ऐसे करके निकाल लेंगे। अब जब एप्सिलॉन नॉट का मैंने निकाल लिया है तो मैं क्या करूंगा? ध्यान से चेक करो बच्चों, अब मैं वापस से आऊंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा? C बराबर 1/√ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, C क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट। C क्या होता था यहाँ? स्पीड ऑफ लाइट। अब इस फॉर्मूले में मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? C का स्क्वायर, ध्यान दे बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर करोगे तो C का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और नीचे स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, तो 1 अपॉन नीचे होगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब म्यू नॉट को इधर भेजो और सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो यहां से बनेगा म्यू नॉट, यानी कि परमेबिलिटी की डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। ठीक, तो म्यू नॉट बराबर कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब रखना शुरू करो, तो यहां से होगा 1 अपॉन, अब बताओ सी का स्क्वायर, सी क्या है? स्पीड। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या होता है? एल टी -1। ओके, हाँ कोई डाउट है क्या? बताइए। टी की पावर -3 कहाँ आया? यहाँ पर। ठीक तो कर दिया? अब ठीक कर दिया ना? सही है, ओके। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर सी स्क्वायर है ना, तो सी स्क्वायर में आप क्या करोगे? सी, सी का मतलब स्पीड, तो एल टी -1 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ये लो। और एप्सिलॉन नॉट का अभी अभी तुमने निकाल के रखा हुआ है। ठीक, सी स्क्वायर का, सी का क्या हो गया? एल टी -1, और सी का स्क्वायर था इनटू में एप्सिलॉन नॉट का, तुम अभी भी निकाले हो, कितना आया था? m -1, एल की पावर -3, टी की पावर 4 और ए की पावर 2।
ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे 1 अब ध्यान देना जरा, ये m की पावर -1 तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये स्क्वायर l को मिलेगा तो l का स्क्वायर यहाँ से और l की पावर -3 तो मिला के हो जाएगा l की पावर -1 भाई -3 यहाँ से और 2 यहाँ से, -3 + 2 -1। ठीक, उसके बाद t की बारी आएगी, ये t की पावर 4 है और यहाँ पर t की पावर -2 तो 4 - 2 2 तो t की पावर 2 और a स्क्वायर। ठीक, तो अब मैं फाइनल स्टेप यहां पर कर रहा हूं, ध्यान से चेक करना। तो म्यू नॉट की जो डायमेंशन आएंगी ये सारे के सारे ऊपर चले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, सी का स्क्वायर क्यों हुआ है सर पूछ रहा है ये। अरे भाई रूट को हटाने के लिए हुआ है। हाँ, बोथ साइड स्क्वायर किया है, ये देखो ना, ये अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है सी बराबर 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये स्क्वायर रूट में है तो बेटा इधर स्क्वायर करोगे तो राइट हैंड साइड भी तो करोगे ना भैया। तो क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट को इधर भेजोगे, सी स्क्वायर को इधर भेजोगे। समझे? अब आ जाओ यहाँ से, तो म्यू नॉट का कितना आ जाएगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा तो क्या बनाएगा यहाँ से, m की पावर 1 यानी कि m हो जाएगा, l की पावर 1 यानी कि l हो जाएगा, t की पावर होगी -2 और a की पावर -2। चेक कर लेता हूँ मैं, पता लगा मेरा ये आंसर गलत हो जाए। m की पावर 1, l की पावर 1, a की पावर -2 बिल्कुल सही है। m की पावर 1, पावर लिखो 1 चाहे ना लिखो, है ना। तो ये आ गया, आपने डायमेंशन निकाल लिया किसका, परमेबिलिटी का, है ना। ये सब याद थोड़ी ना किया जाता है, ये सब निकाल लोगे और यही सब तो एग्जाम में पूछेगा भाई। परमेबिलिटी की डायमेंशन आ गई, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये सब आपको याद नहीं करना है, ये सब तरीके से निकाला जाता है, खूब प्रैक्टिस करिएगा जिससे फटाफट निकाल दे विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। इस तरीके से इसको हम करेंगे। ठीक, अब सुनिए, अब सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक एक निकलवाने जा रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो कि सीधे जेई के एग्जाम में या आपके स्कूल के एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। देखो एक एक करके पढ़ाएंगे। नंबर 1 है इसमें बेटा आपको जो पढ़ना है, ठीक, वो पढ़ना है आपको क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, जो कि आप आराम से बहुत प्यार से निकाल सकते हो। किसका डायमेंशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशन। अब देखो इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, 9th क्लास वाला। अगर दो मासेस हैं, मास m1 और इसका मास है m2, दो बॉडी के मास m1 m2, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लास्ट टाइम दो चार्ज रखे थे Q1 Q2, तो Q1 Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, जाके चेक कर लो, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसका नाम। लेकिन दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ये कौन सा फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होता है बेटा कैपिटल जी, याद आ गया होगा अब तो, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब यहां से कैपिटल जी की वैल्यू निकाल लो, तो कैपिटल जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, f, और ये r स्क्वायर इधर आएगा, f r स्क्वायर अपॉन में m1 m2। लो भैया चेक कर लो, डायमेंशन रखो, फोर्स के तुमको याद है क्या होते थे, ml t-2 r का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा क्या, l का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे होता है m1 m2, m1 भी मास है m2 भी मास है, और मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल M होता है कि नहीं, तो इसका भी बनेगा कैपिटल M और दूसरे वाले का भी बनेगा कैपिटल M, तो कैपिटल M इंटू कैपिटल M, M का स्क्वायर, या आप देख लो एक M से एक M कट जाएगा, ऐसे भी आप सोच सकते हो। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये M बचेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, M की पावर -1, सही है, और उसके बाद ये L है, ये L स्क्वायर है तो बनेगा L की पावर 3, उसके बाद ये T की पावर -2, T की पावर -2, ये लो। ठीक,
तो ये आ गया आपका क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी का डायमेंशन हमने इस पेज पे आपको निकाल के दिखाया है। ये रहा आपका फाइनल आंसर, m की पावर -1, l की पावर 3 एंड g की पावर -2। ये हो गया, लीजिए प्रैक्टिस करके आना भैया, नहीं तो गुड़ गोबर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। m की पावर -1, l की पावर क्या नाम, एक बार मैं मैच कर लेता हूँ आंसर, 3 एंड t की पावर -2। समझे? तो यही है बस, और क्या है। तो ये आपका फर्स्ट था। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेकंड। इसमें से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में, या बेटा सेकंड है इसमें आपका, जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब ध्यान सुनिएगा, ये क्या होता है तो समझो जरा। मान लो कि किसी थीटा एंगल पर, डिटेल में बाद में पढ़ाया जाएगा, बता रहे हैं बस। थीटा एंगल पे मान लो कोई प्लेन है इस तरीके से, और ये थीटा एंगल पे प्लेन है, जैसे स्कूटी चढ़ाते हो ना इंक्लाइन प्लेन पे आप अपने, वही वाला प्लेन है ये। और इस ऐसा ऐसे स्लोप है यार, ऐसे है ना। और इस स्लोप पे हमने क्या किया, हमने यहाँ रखा क्या, शहद। ये शहद है, हनी हनी हनी। और ये पानी रखा है हमने, ठीक। ये वाटर है H2O, और ये शहद है, हनी। ठीक, तो इसको रख के हमने छोड़ दिया, तो लुढ़कते हुए पहले कौन नीचे आएगा, फिसलते हुए आराम से फ्लो करके कौन नीचे आ जाएगा, पानी। और शहद गाढ़ा होता है, ठीक। शहद क्या होता है, गाढ़ा होता है, ठीक। तो शहद जल्दी नीचे नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो जो गाढ़ा होता है, तो कौन सा लिक्विड कितना गाढ़ा है, याद रखिएगा, कौन सा लिक्विड कितना गाढ़ापन है उसमें, यानी कि विस्कस कितना है वो, इसको बताने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। दो लिक्विड ले लीजिए, जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा वो गाढ़ा लिक्विड होगा, वो धीरे धीरे नीचे आएगा। और जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा, फटाक से नीचे फिसल के आ जाएगा। बस यही है, फ्लो करके आ जाएगा मतलब, ठीक। फिसल के नहीं, फ्लो करके, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है ईटा। ये ऐसे बनता है, इसको पढ़ते हैं ईटा, ETA, ईटा। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल है, ईटा। और इसी के डायमेंशन तुम्हें एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है। फोर्स, विस्कस फोर्स होता है, F कौन सा फोर्स है, विस्कस फोर्स है। F कौन सा फोर्स है, विस्कस फोर्स है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV, ओके, 6 पाई ईटा RV। इसमें जो है ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें ईटा तो आपको पता ही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। R क्या होता है इसमें, आपका रेडियस होता है, ठीक। और V क्या होता है, आपका वेलोसिटी होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है बस। 6 पाई कांस्टेंट होता है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डायमेंशन निकालते टाइम, F बराबर, यहाँ 6 पाई हटा देंगे तो ईटा RV, ठीक। और यहाँ से ईटा का बनेगा क्या, ईटा बराबर F अपॉन RV। बस सॉल्व कर लो। फोर्स का डायमेंशन याद है तुम्हें, कितना होता है फोर्स का डायमेंशन, MLT-2 होता था, ठीक। और अपॉन में R का डायमेंशन होता है L, और V का होता था LT-1। लो भैया कर लो सॉल्व। ये वाला L से L जाएगा तो कितना आएगा यहाँ से M, और ये वाला L ऊपर जाएगा तो L की पावर -1, T की पावर -1 जाएगा तो ऊपर ऐड हो जाएगा, यानी कि T की पावर -1। सुन लो ध्यान से भाई, सुनो सुनो, एक बार बताना चाहता हूँ, याद कर लो, भूल मत जाना, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 बार पूछा होगा कम से कम, याद कर लो। मैं तो याद कर लेता हूँ भाई इसको, ये तो मेरे को याद है, मैं निकालता भी नहीं हूँ, सीधे टिक लगाता हूँ, ML-1 T-1। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत प्यारा है स्कूल वालों का, स्कूल में सवाल पूछते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बताओ, ठीक। ML-1 T-1, ML-1 T-1 रट लीजिए बिल्कुल इसको, ML-1 T-1, ठीक। नेक्स्ट जो आपको इसमें कैटेगरी पढ़नी है, जिसको जाना हो जा सकता है भाई, पर मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, सिलेबस बहुत है। फ्रीक्वेंसी, सुनो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी होता है तुम्हारा, देखो बेटा पहले फॉर्मूला याद कर लो, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अरे याद कर लो भाई, क्लास 10th में मैंने याद कराया, जिसने मेरे से 10th पढ़ी होगी,
वन अपॉन टाइम पीरियड हमने एसी वाले चैप्टर में पढ़ा था, ऑल्टरनेटिंग करंट में, वन अपॉन टाइम पीरियड। ठीक, तो अब बताओ क्या हो जाएगा यहाँ से, वन अपॉन और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी। लो भैया खेल खत्म, टी की पावर -1 हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, सीधे निकाल लिया हमने, टी की पावर -1। इसके बाद है प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। अरे भाई प्लैंक्स, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन तुमको याद करना है। प्लैंक्स कांस्टेंट को बेटा दिखाते हैं स्मॉल h से, भूल मत जाना आज के बाद। ठीक, अब देखो इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक, अब आप समझो 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 भाई समझो, ये एक सरफेस है। ठीक, ये एक सरफेस है इस तरीके से, और इस सरफेस पे लाइट आ रही है, ये टिक 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 टिक। और लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिनको फोटॉन बोलते हैं। ये क्लास 10 में आपने पार्टिकल थ्योरी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भाई सुन लो। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। लाइट के बाद पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। वो वेव जैसा बिहेव भी करती है, लाइट वेव जैसा बिहेव भी करती है, पार्टिकल जैसा भी बिहेव करती है। तो माना कि लाइट पार्टिकल नेचर का जिस टाइम बिहेव करती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी, जिनको हम फोटॉन बोलते हैं। तो लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन। अब सुनो, तो फोटॉन की जो बेटा एनर्जी होती है, एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है, ई का मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, वो होता है h इंटू न्यू। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट बता ही दिया है मैंने आपको। और न्यू क्या है बेटा, ये न्यू है, वी नहीं है, ये न्यू है, न्यू 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 न्यू। ठीक, सुन लो भैया, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक, और इसको बोलते हैं न्यू। ये जो न्यू है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ओके, तो बस यही फॉर्मूला अगर आपको याद है, E बराबर एच न्यू, भूल मत जाना, E बराबर एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट है। बस अब ये फॉर्मूला याद है तो यहां से लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या दिक्कत है। E बराबर एच इंटू न्यू, तो न्यू क्यों निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ से, न्यू कह रहा हूँ सॉरी, एच की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी, एच बराबर ई बाय न्यू। और एनर्जी का आपका जो है फॉर्मूला क्या होता था, याद करिए, सॉरी डायमेंशन क्या होता था, ml स्क्वायर। एनर्जी का भैया वर्क के इक्वल होता था ml स्क्वायर T-2। और फ्रीक्वेंसी का क्या पढ़े हो अभी भी आज, T की पावर -1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आपके पास ml स्क्वायर और T की पावर -1। लो भाई, ये आ गया तुम्हारा किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। ml स्क्वायर T-1 आ गया किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का। ठीक, ml स्क्वायर T-1 आ गया किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का। ठीक, इसके बाद अगला जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसके लिए भी आपको फॉर्मूला एक पता होना चाहिए, एनर्जी इज इक्वल्स टू के इंटू टी। सुन लो भाई, E इज इक्वल्स टू के इंटू टी। ठीक, सुन लो, E क्या है, एनर्जी है, ये गैस वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर है एक तरीके से, याद रखना। ठीक, अब यहां से K की वैल्यू निकालो, तो K बराबर क्या आ जाएगा बताओ, E/T आ जाएगा। एनर्जी के डायमेंशंस पढ़े हैं आपने, क्या होते हैं, ml स्क्वायर T-2 अपॉन में T भैया टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, K। ठीक, तो यहां से क्या होगा, ml स्क्वायर T-2 तो ऐसे ही रहेगा, और K की पावर -1 हो जाएगा। देखते हैं एक्स्ट्रा क्लास कब होती है, देखेंगे, कुछ कह नहीं सकते हैं, और भी सब बच्चों को देखना होता है ना। ml स्क्वायर T-2, ये लो,
और k की पावर -1 हो गया। ठीक, तो यहां से हो गया आपका क्या, देख लेते हैं एक बार, ml² t-2 k की पावर -1। ठीक है, इसके बाद अब आपको करना है सर्कुलर मोशन। ओके, डायमेंशन, सर्कुलर मोशन में डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। सर्कुलर मोशन डायमेंशंस, अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जब आप सीधी लाइन में चलते हो, स्ट्रेट लाइन में, ठीक, इस तरीके से, तो जब आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो तब आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो या डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। स्ट्रेट लाइन का मोशन अलग मोशन होता है, समझिएगा जरा। स्ट्रेट लाइन में जब आप मोशन करते हो, ठीक है, ये पॉइंट ए से कहाँ गए आप, पॉइंट बी में। ठीक, तो जब आप स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हो तब आपका, भाई या तो आप डिस्टेंस की बात करते हो, याद करो, या तो आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, है ना। तो डिस्टेंस का डायमेंशन होता है एल और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन भी क्या होता है आपका, एल होता है। ठीक, लेकिन जब आप सर्कुलर मोशन करते हो तो एंगल, ये देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर्कुलर मोशन में क्या होगा बताओ, कोई बॉडी पॉइंट ए से चलेगी। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट ए को हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, लो। ठीक, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब जब ये चलेगा, ये घूम के जब ऐसे आएगा तो एंगल बनेगा बीच में ना, ये देखो ऐसे चलेगा, टिक 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 टिक, यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये एंगल बनेगा थीटा, इसी को बोलते हैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट अलग चीज। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में, उसकी डायमेंशन एल होती है, डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है वो हम आपको बताएंगे। तो बेटा ये रहा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ थीटा क्या है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, बॉडी सर्कल में मोशन कर रही है। ठीक, तो ये क्या है आपका एंगुलर डायमेंशन है। ठीक, तो जो एंगुलर डायमेंशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताओ थीटा का फॉर्मूला कल नहीं पढ़ के आए हो, क्या होता था बेटा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन में टाइम, है तो एंगल ही ना ये। तो याद है इसके बारे में कल दो बातें बताई थी, एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता था, रेडियन, टू डायमेंशनल एंगल है, लेकिन ये डायमेंशन लेस होता था, इसकी डायमेंशन नहीं होती। यानी कि आर्क लेंथ, ये देखिए ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ एक तरीके की लेंथ है, इसकी डायमेंशन एल हो गई और डिवाइडेड बाय, अरे यार आर्क अपॉन रेडियस ना, टाइम कहां से हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो रेडियस की डायमेंशन भी एल हो जाएगी, एल से एल कटेगा तो डायमेंशन लेस आएगा, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, ये लीजिए। ठीक, तो ये हो गया आपका डायमेंशन लेस। उसके बाद ध्यान से सुनिए, इसी में आपको निकालना होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अब आप खुद दिमाग लगाओ कि एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगा बताओ। जब आपने क्या निकाल लिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगी सोचो, वेलोसिटी कैसे निकलती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। ठीक, तो कैसे निकालेंगे यहाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये लो बेटा। और कौन सा डिस्प्लेसमेंट बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन अभी भी निकाला है, कोई डायमेंशन नहीं होता उसका, यानी कि m0 l0 t0, और टाइम का डायमेंशन होता है t। तो आंसर क्या है, m0 l0, भाई सबकी पावर 0 तो 1 और 1 अपॉन टी, यानी क्या आ जाएगा, t की पावर -1। ठीक, t की पावर कितना हो गया -1। अब यहां से एक खास बात बन रही है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होती है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है बेटा वही फ्रीक्वेंसी की होती है, जाके चेक कर लो फ्रीक्वेंसी कितनी होती, फ्रीक्वेंसी की होती t-1, और एंगुलर वेलोसिटी की भी कितनी होती t-1। तो यदि आप चाहें तो आप नोट लगा सकते हैं कॉपी में, नोट लगा के आप ध्यान कर सकते हो क्या, कि जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है वही आपकी किसकी डायमेंशन होती है, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होती है। ठीक, कितनी होती है,
टी की पावर -1। ये एक अच्छा पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। और सुनो, अब इसी में एंगुलर वेलोसिटी जब आपने निकाल लिया तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल लीजिए। अब एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए कैसे निकलेगा? आप एक्सेलरेशन निकालो तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि सर्कल में मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन। तो क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम से निकाल लो, कितना आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी बटा कितना है? t-1, और टाइम होता है t, तो आएगा टोटल t की पावर -2। सही है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई t की पावर -2। ओके, ये हो गया। ठीक, ऐसे करके नेक्स्ट है। खत्म नहीं हुआ भाई, अब बाकी लोग तो सब चले गए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? इसमें खत्म नहीं होगा भाई, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। 11th का सिलेबस है। अगला देखो, नेक्स्ट आपको मिलेगा डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स। क्या मिलेगा आपको? डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। अब सुनो ध्यान से, डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है डायमेंशनलेस, यानी कि कुछ कांस्टेंट आपको मिलेंगे, फिक्स नंबर मिलेंगे जिनकी डायमेंशन नहीं होगी। बड़ा सिंपल है, नंबर मिलेंगे और क्या है। लो 2 पाई मिलेगा, कहीं आपको 4 पाई मिलेगा, कहीं 6 मिलेगा, कहीं आपको 1 मिलेगा, कहीं 2। ये सब नंबर है, यानी कि कांस्टेंट है, इनकी क्या ही डायमेंशन होगी, इसलिए क्या लिखा है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नेक्स्ट कैटेगरी है डायमेंशनलेस डायमेंशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? डायमेंशनलेस मतलब इनकी डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन। लेकिन नेक्स्ट है आपका डायमेंशनल कांस्टेंट है ये। ठीक, तो डायमेंशनल कांस्टेंट आपके कौन कौन से हो जाएंगे? जिसमें डायमेंशन होती है। देखो डायमेंशनल है यानी डायमेंशनल होती है, तो ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट आपने देखे हैं जिनकी डायमेंशन होती है। आज की क्लास में पढ़ाया मैंने आपको। कौन कौन से थे बेटा, वो याद करो। ये कैपिटल जी था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और क्या पढ़ाया था मैंने आपको? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। और मैंने किसकी आपको कांस्टेंट दिखाया था जो कि जिसकी डायमेंशन होती है एच। और मैंने किसकी डायमेंशन दिखाई थी? एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट। ओके, ये सब कांस्टेंट है। और कौन सा कांस्टेंट था? स्मॉल सी भी तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन जिसकी डायमेंशन होती है। सबकी डायमेंशन मैंने आपको निकाल के दिखाई थी। इसके बाद जितने भी आपको एक्सपोनेंशियल दिखाई पड़ेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लो, एक नोट तो अलग से ही लिख लेना। ठीक, जितने भी आपको एक्सपोनेंशियल दिखाई पड़ेंगे, जितने भी आपको लॉगरिथमिक दिखाई पड़ेंगे, ठीक, जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना? हाँ, पाई भी डायमेंशनलेस होता है, पाई भी डायमेंशनलेस होता है भाई। अरे बहुत सारे हैं यार, लिख लो ना। कितने लिखेंगे? जितने भी दुनिया भर के नंबर है सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स हैं। ठीक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई पड़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, फॉस थीटा, ये सब साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब आर डायमेंशनलेस। यार इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशन के बिना, ये सब डायमेंशनलेस हैं। ठीक, अब सुनो, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा डायमेंशनल वेरिएबल। आपको देखने को मिलेंगे डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनल, डायमेंशनलेस वेरिएबल मतलब कि इनके पास डायमेंशन नहीं और ये वेरिएबल है। भाई सीधी सी बात है, जैसे कोई एंगल है थीटा। अब मैंने आपको बताया एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक, और ये वेरी कर सकता है, वेरिएबल मतलब वेरी करेगा। भाई थीटा की वैल्यू कभी 30 डिग्री, कभी 40 डिग्री, कभी 50 डिग्री, कभी 60 डिग्री, है ना? तो एंगल तो वेरी कर सकता है। ठीक, उसके बाद tan थीटा की वैल्यू भी एटसेट्रा।
तो ये सब क्या है, इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं, आपने पहले भी पढ़ा है। थीटा कोई डायमेंशन नहीं होता है, टेन थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, साइन थीटा का भी नहीं होता है। उसके बाद अरे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यार किसी का नहीं होता है, ठीक। उसके बाद डायमेंशनल वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। क्या ये तो तमाम पढ़े हैं आपने। डायमेंशनल वेरिएबल यानी कि वैल्यू तो इनकी वेरी करती रहेगी, लेकिन इसके पास डायमेंशन भी होगा। बहुत सारे पढ़े हो। फोर्स वेरी कर सकता है, कभी 5 न्यूटन, कभी 10 न्यूटन, कभी 25 न्यूटन। वैल्यू फोर्स की चेंज कर सकती है, लेकिन फोर्स के पास डायमेंशन होता है, तो वैल्यू वेरिएबल है, इसकी चेंज हो सकती है। कभी ज्यादा फोर्स लग सकता है, कभी कम फोर्स। वर्क कभी ज्यादा वर्क हो सकता है, कभी कम वर्क, लेकिन इनके पास डायमेंशन होते हैं, इसलिए वेरिएबल है और डायमेंशन। पावर कभी ज्यादा पावर यूज करेगा कोई इंजन, कभी कम पावर यूज करेगा, लेकिन इनकी डायमेंशन होती है, होती है। अब सुनो, अब जो लोग रुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो चले गए रिकॉर्डिंग देखेंगे। अब आगे की कहानी सुनो, बड़ी मजेदार, सुनो ध्यान से। बेटा टॉपिक का नाम है, ध्यान सुनो, कुछ सिखाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। इस पे हम सवाल कराएंगे, फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बहुत ध्यान सुन लेना, थोड़ा और सुनो, सुनना पड़ेगा तुम्हें भाई, तुमने साइंस ली। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। होमो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या होता है? देखो होमोजेनिटी का सिद्धांत ये क्या कहता है, सॉरी, ये कहता है, ध्यान से सुनो, ये कहता है कि जो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं नेचर की, मतलब सेम टाइप की जो नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, उन्हीं को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बस खत्म भाई। देखो सीधी सीधी सा बात, ध्यान सुनो। एक बात बताओ, बहुत सीधी बात मैं कर रहा हूं आपसे, आप भी समझदार हो भाई। एक बात बताओ, 2 मीटर को आप क्या 5 किलोग्राम में ऐड कर दोगे? बताओ, नहीं कर सकते हो भाई, रॉन्ग है ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। 2 मीटर का डायमेंशन अलग होगा, ये लेंथ, इसकी डायमेंशन क्या होगी? लेंथ, लेंथ है ये, और इसकी डायमेंशन क्या होगी? मास। भैया मास में लेंथ थोड़ी ना जोड़ दोगे, जोड़ा या घटाया किसको जा सकता है? जैसे मान लो 2 मीटर माइनस 1 मीटर, यही तो कर सकते हो। और सुनो आंसर क्या आएगा? 1 मीटर। अब ध्यान सुनो, लेंथ में से अगर तुमने क्या माइनस किया? लेंथ, तो आंसर क्या मिलेगा? लेंथ। भैया एल माइनस एल जीरो मत कर देना, सुन लो ध्यान से। लेंथ के डायमेंशंस में से लेंथ को घटाओगे तो लेंथ ही तो आएगा, लेकिन लेंथ में से किसी और को नहीं घटा सकते हो। तो सेम टाइप की फिजिकल, अब देखो जैसे मास, मान लो मैंने सवाल किया 10 किलोग्राम माइनस 5 किलोग्राम, ठीक, तो आंसर क्या आएगा? 5 किलोग्राम। तो देखा आपने, मास के डायमेंशन में से मास का डायमेंशन आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन आप लेंथ के डायमेंशन में से मास का डायमेंशन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो मास के डायमेंशन में आप मास का ही डायमेंशन सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मास ही मिलेगा बेटा, ठीक। यही चीज है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी क्या कहता है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक। कहता है टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम फिजिकल नेचर, ध्यान से सुन लो, टू, स्कूल के एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो ये डेफिनेशन लिखोगे, और सवाल तो इसके बहुत सारे आते हैं तो मैं आपको कराऊंगा। टू फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक, टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम, ऑफ सेम physical nature can be related. Two physical quantities of same physical nature can be related, मतलब कैन बी रिलेटेड। अब रिलेशन ऐसा नहीं कि दोनों को आप ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट ही करोगे, दोनों को आप कंपेयर भी कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका नेचर सेम होता है। सेम का मतलब लेंथ को लेंथ के साथ, मास को मास के साथ, टाइम को टाइम के साथ, समझ रहे हो ना, ठीक है, और करंट को करंट के साथ, इस तरीके से। तो यही है बस, मोल को मोल के साथ, ठीक। क्या कर सकते हो आप? प्लस कर सकते हो, क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो, क्या कर सकते हो? एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो, लेस देन कर सकते हो, ग्रेटर देन कर सकते हो, लेस देन और इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं? लेस देन और इक्वल टू कर सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर सकते हो। तो इस तरीके से
दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका नेचर सेम होता है उनको आपस में आप रिलेट कर सकते हो, यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। अब सुनो सवाल, देखो क्वेश्चन देता है आपको, क्वेश्चन दिया उसने, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t, ठीक है, टाइम t में कोई पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसकी इक्वेशन दी हुई है आपको, x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर और प्लस डी टी क्यूब, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी, ये सवाल है। ए बी सी डी का डायमेंशन आपको निकालना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसे सवालों को कैसे हैंडल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार बताइए जरा, x क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, तो x क्या है, डिस्टेंस है। मतलब अब देखो सॉल्यूशन इसका कैसे करोगे, इक्वेशन क्या है, x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। अभी अभी तुमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है, क्या पढ़ाया था उसने बताओ भाई, खुद समझो ना। लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है, तो इसकी डायमेंशन एल होगी। तो एक बार बताओ भाई, लेंथ ये भी रहा होगा, लेंथ ये भी, लेंथ को लेंथ में ये सब लेंथ होंगे ना, इसकी डायमेंशन लेंथ, खुद दिमाग लगाओ, इसकी भी लेंथ, इसकी भी लेंथ रही होगी। क्यों सर, अभी बता रहा हूं, इसकी भी लेंथ रही होगी, इसकी भी लेंथ। भाई लेंथ के डायमेंशन में लेंथ को जोड़ोगे तभी तो लेंथ मिला होगा। डिस्टेंस क्या एक तरीके का लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन मुझे पता चल गई। और जहां जहां प्लस या माइनस लगा होगा, समझ रहे हो भाई, 1 2 3 4, चार यहाँ पर हैं आपके पास क्वांटिटीज, ए बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस जी टी क्यू, इन सबको तभी तो जोड़ा गया होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, जब ये लेंथ रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये मास है, डी टी क्यूब मास है। लेंथ को लेंथ में ऐड करके ही तो लेंथ मिली होगी, ठीक। तो ये चीज है, कहने का मतलब आगे आप सीधे सीधे की ए की डायमेंशन कितनी हो गई, एल, ये लो। उसके बाद बीटी की डायमेंशन कितनी हो गई, बीटी की डायमेंशन हो गई एल, तो यहां से आप किसकी निकालोगे, बी की डायमेंशन निकालोगे कैसे, बी बराबर कितना आ जाएगा, एल बाय टी, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। और टी क्या है यहाँ पर, टाइम है, टी क्या है यहाँ पर, टाइम है, तो टी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी टाइम की, कैपिटल टी। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, एल टी माइनस वन, ठीक। तो इस तरीके से बी की डायमेंशन कितनी आ गई, एल टी माइनस वन। अगला देखो, सी टी स्क्वायर, यहीं पे कर दें, सी टी स्क्वायर भी लेंथ है, तो उसकी डायमेंशन क्या है, एल है। और यहां से आप निकालोगे सी की डायमेंशन, तो एल और टी स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड करेगा। अब टी का स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर, तो एल बाय टी का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो सी की डायमेंशन आएगी एल टी माइनस टू। और इसी तरीके से आपका जो डी टी क्यूब है वो भी लेंथ है एक तरीके का, सो डी टी क्यूब बराबर लेंथ का डायमेंशन, सो यहां से आ जाएगा आपके पास डी टी क्यूब लेंथ का डायमेंशन, तो डी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल टी माइनस थ्री, समझ गए ना। तो ये हो गया, ठीक, ये हो गया। अब ये सवाल आपका हुआ, तो ध्यान रखना जहां पर भी आपको प्लस दिखाई पड़ जाए समझ जाना, इसकी डायमेंशन, इसकी प्लस या माइनस कुछ भी दिखाई पड़ जाए, चाहे यहाँ माइनस ही क्यों ना होता, ठीक। तो इसके सबके डायमेंशन सेम होते हैं, सेम डायमेंशंस को ही ऐड किया जा सकता है, ठीक। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट पेज है आपका, पेज नंबर है 21। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको वंडरवॉल इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है, तो ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगी। वंडरवॉल इक्वेशन दे के रखा है आपको, इक्वेशन होती है P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, सही है, और इनटू में V माइनस बी, V माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। ये इक्वेशन आपको दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन सुनो, द यूनिट ऑफ ए, क्वेश्चन बोला उसने द यूनिट है भैया, यूनिट निकालना है, द यूनिट ऑफ स्मॉल ए की यूनिट पूछी आपसे, ठीक। तो ऑप्शंस दिए हुए आपको, ए बी
सी डी। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको दिए हैं सवाल में। डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 5, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 5। ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया है डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 3, और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपको सवाल दिया हुआ है। अब देखो इसको कैसे हैंडल करेंगे। अब एक बात बताओ भाई, बहुत आराम से देखना जरा, इक्वेशन क्या है तुम्हारी बताओ। P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी। ठीक, और मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि P क्या है, आपका प्रेशर है। ठीक, P आपका प्रेशर है, और V आपका यहां पर क्या है, V है आपका यहां पर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। V वॉल्यूम है, यस, V क्या है आपका वॉल्यूम है, P प्रेशर है, और मैं अलग से लिख दे रहा हूं, समझ जाना। जो V लिखा है ना दोनों जगह, चाहे यहां लिखा हो चाहे यहां, ये V वॉल्यूम है, क्वेश्चन में बताया है आपको। क्वेश्चन में बताएगा P और V क्या है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एक बात बताओ, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ से मतलब है नहीं, इसमें इसको ऐड किया है, तो जहां पर भी प्लस या माइनस दिख जाए, यानी कि इसका जो डायमेंशन है इसके डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा, या इसका जो यूनिट है इसके यूनिट के इक्वल हो जाएगा। समझो जरा, हम दो बातें लिख सकते हैं क्या, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ ए बाय वी स्क्वायर। चेक कर लो भैया, ए बाय वी स्क्वायर में किसको जोड़ा है, पी को, तो पी की डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएंगी, ए बाय वी के स्क्वायर के इक्वल। इसी तरीके से वी की डायमेंशन बी के इक्वल हो जाएंगी, वी में बी को माइनस किया गया है। बी का कोई सवाल उसने पूछा नहीं, ए का पूछा है, इसलिए मैंने लिखा डायमेंशन ऑफ पी बराबर डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। और यहीं पर मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन की जगह यूनिट्स, यानी कि यूनिट ऑफ पी प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ ए बाय वी स्क्वायर। अब बताओ प्रेशर की यूनिट, और ध्यान से इधर चेक कर लेना, ऑप्शन में डाइन वाइन दिया हुआ है, डाइन और सेंटीमीटर दिया है, ये सीजीएस सिस्टम में आता है, तो प्रेशर की यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या बनेगी, अलग से मैं करके दिखा रहा हूं आपको। प्रेशर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, याद आया। अब बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है सीजीएस सिस्टम में, डाइन, डाइन भूल गए हो लग रहा है, न्यूटन, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता था। तो फोर्स की यूनिट डाइन, और एरिया की होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, एक स्क्वायर ले लोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो प्रेशर की यूनिट बन गई डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट ऑफ प्रेशर की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ, डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर यूनिट ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, ए तो ऐसे ही रहेगा, वी क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब, और स्क्वायर लगा हुआ है तो लगा देंगे। अब यहां से आप निकाल लो, ए का यूनिट निकाल लो, निकाल लोगे, ए का यूनिट क्या आ जाएगा बताओ, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, सो डाइन इंटू डाइन इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर की पावर 6, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, डाइन और 6 माइनस 2, तो सेंटीमीटर की पावर 4, ये लीजिए। ठीक, तो ए की यूनिट क्या आ गई, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4, जाके चेक कर लो कहीं आंसर आ रहा है, यस आ रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, और सुनो, अगर डायमेंशन निकालने के लिए बोले होते ए के, तब हम क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ पी बराबर डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर करके, चलो वो सवाल हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, वैसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये क्लास यहाँ पर एंड करते हैं।